सबके दिमाग में ये आता है कि ये दुनिया, अगर ईश्वर इसके पीछे है, इसके पीछे कोई सुप्रीम पावर है, तो ये दुनिया इतनी बुरी तरीके से क्यों चल रही है? ये लॉजिक मुफ्ती साहब ने नहीं, हर थीस्ट जो होते हैं, जो भी आस्तिक होते हैं, वो यही कहते हैं, क्योंकि उनके पास इसका जवाब नहीं है कि आदमी बुरा काम कर रहा है तो उसके साथ बुरा क्यों नहीं हो रहा, जो अच्छा कर रहा है उसके साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। तो वो कहते हैं कि भाई ये बुराई इसलिए हमने रखी है, फिर वो कहते हैं हम इनको बाद में दंड देंगे, बाद में सज़ा देंगे। अरे भाई, किसी से बुरा काम करवाओ फिर उसको सज़ा दो। वो ये भी कहते हैं, हालांकि ये भी कहते हैं कि अगर आपकी किसी ने टांगें तोड़ दी तो आपने उसकी टांगें पहले तोड़ी होंगी, ये भी बताते हैं वो। अरे तोड़वाई क्यों रहे हो टांगें? हम तोड़े हैं, फिर वो हमारी तोड़े हैं, फिर हम उसकी तोड़े, क्या है यार ये बच्चों ऐसे लॉजिक है। तो भगवान से कहा, मेहनत भी नहीं हो पाया, भगवान से नाराज़ हो गए। अब आप भगवान से नाराज़ होकर एथिस्ट बने हो, तो आप किससे नाराज़ हो? इसका मतलब आप उसे मानते हो ना, तभी तो उससे नाराज़ हो। नाराज़ किससे हो? मतलब आप उसे मानते हो। नाराज़ हो कि आप कहने लगे वो है ही नहीं, ये एथिस्ट नहीं। यूनिवर्स को तो किसी ने बनाया है, लेकिन सुप्रीम पावर को किसी ने नहीं बनाया। वो शुरू से, जब सुप्रीम पावर शुरू से हो सकती है, यूनिवर्स भी शुरू से हो सकता है, ये हमें समझना पड़ेगा। उसमें उन्होंने कहा था कि मिडिल ईस्ट में रेप बहुत कम होते हैं और यूरोप में रेप बहुत ज़्यादा होते हैं। ये उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि औरतों को अगर घर से बाहर जाने की इजाज़त ही आप मत दो, काम करने की इजाज़त मत दो, ऑफिसों में जाने की इजाज़त मत दो, तो रेप नहीं होंगे। अगर किसी रास्ते पे लूट होती है, दो तरीके हैं। अगर किसी रास्ते पे लूट होती है तो आप उस रास्ते पे जाएं भी और तो भी लूट ना हो तो मैं तारीफ़ मानूंगा कि पुलिस की व्यवस्था अच्छी है, लोग अच्छे हैं, कि अकेला आदमी जाता है, लूट नहीं होती। आपको उस रास्ते पे जाएंगे ही नहीं तो लूट कहाँ से होगी? तो ये कोई तारीफ़ नहीं है। मिडिल ईस्ट में औरतों को काम ही नहीं करने दिया जाता, औरतें जाती ही नहीं है इतनी ऑफिस में काम करने के लिए। यूरोप में हर दूसरी औरत जा रही है, इतनी सारी औरतें काम करने जाएंगी, निश्चित रूप से होगा ना जो गलत काम है। मतलब मेरा मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट में नहीं हो रहा, उसकी वजह मज़हब नहीं है, उसकी वजह है कि मौके ही नहीं है। तुम साइंस ज़्यादा करते हो ना, यहाँ पे विज्ञान भी मौन है। तो मैं उनको बताता था कि विज्ञान इसलिए मौन है कि विज्ञान झूठ नहीं बोलता। धर्म मौन नहीं है कि धर्म को सब पता है कि क्यों पानी ईश्वर की लीला है। विज्ञान नहीं बोल सकता ईश्वर की लीला, विज्ञान चुप है। मौन वही रहता है जो इस बात को मानता है कि मुझे नहीं पता, मैं पता करके बताऊंगा आपको। तो जब भी ये आए कि विज्ञान, यहाँ विज्ञान मौन है, तो विज्ञान की हार नहीं है, वो विज्ञान की डिग्निटी है कि विज्ञान झूठ नहीं बोल रहा है, चुप है। तो हमें उस मिथ को तोड़ने के लिए एक ऐसी लाइन बनानी पड़ेगी, ऐसा कैंपेन बनाना पड़ेगा कि उसमें पावर का इस्तेमाल हो जाए और ये भी नहीं लगे कि हम पावरफुल अपनी कार को कह रहे हैं। चंबल अगर आपने सुना हो, मध्य प्रदेश में, बिल्कुल चंबल फेमस भी है, चंबल के डाकू है ना। तो मुंबई के लोग, कोई जाने नहीं जाने, मुंबई के लोग चंबल के बारे में जानते हैं क्योंकि यहाँ बहुत फिल्में बनी हैं चंबल के ऊपर। उसके बाद पेपर में एक ऐड आया कि आप तारे ज़मीन पर ला सकते हैं, ऐसा उस पर ऊपर लिखा हुआ था। एक्चुअली वो कॉपीराइटर जो आप बोल रहे थे, लाइन जो लिखते हैं, एक छोटी सी टैग लाइन लिखते हैं, तो उसको कॉपीराइटर बोलते हैं। राइटर को एडवर्टाइजिंग में कॉपीराइटर बोलते हैं। ऐसा राइटर जो कॉपी ना करे उसको कॉपीराइटर बोलते हैं। कॉपीराइटर लेकिन जो कॉपी ना करे। लाल कलर को किसी अंधे को कैसे समझाएंगे, ये पहला क्वेश्चन था उसमें। मैंने कहा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तो फालतू बातें करनी है, उसमें तो मैं नंबर 1 हूँ। तो मैंने कहा अगर ये कंपटीशन है फालतू बातें करने का, तो ये नौकरी मेरी पक्की है। अच्छा, मैंने मैंने सोचा इसके बाद लिखेंगे राम, नहीं, लंकापति रावण और अमिताभ बच्चन मिलते तो क्या बातें करते। इतनी सारी हीरोइनें हैं बॉलीवुड में, तुम आओ और वहाँ अपने कारनामे दिखाओ 10 सिर के। तुम्हारे इतने सारे सिर हैं, तुम इतने बड़े बड़े कारनामे कर सकते हो, धनुष चला सकते हो, ज़मीन से लेके आसमान तक की सीढ़ी बना सकते हो। इतने बड़े बड़े काम करके तुम ऐसी हज़ारों हीरोइनों को इम्प्रेस कर सकते हो। तुम कहाँ की हीरोइन? ऐसे करके उन्होंने टेकल करके वो हॉलीवुड बॉलीवुड लाए और बॉलीवुड में फिर रावण के ऊपर फिल्में बनने लगी, असली रावण के साथ। अच्छा, 3 इडियट में तो उन्होंने बता दिया कि भाई आपको जो अच्छा लगता है वो आप कीजिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि मान लो अब मुझे सिगरेट पीना अच्छा लगता है तो वो तो मैं प्रोफेशन नहीं बना सकता, या मुझे सिर्फ वीडियो गेम खेलना अच्छा लगता है, वो प्रोफेशन नहीं बना सकता। हमें जो अच्छा लगता है वो उसमें आप कैरियर बनाओ। अकेली ये चीज़ नहीं है, क्योंकि उसमें कैरियर है भी कि नहीं। मान लो मुझे घुड़सवारी अच्छी लगती है, लेकिन घुड़सवारी में पूरे इंडिया में घुड़सवारी के लिए केवल 500 पोस्ट खाली हैं, तो कंपटीशन तगड़ा हो गया ना।
तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि अवेलेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, तो बैलेंस होना चाहिए कि आपको अच्छा लगता हो साथ में उस चीज़ की अवेलेबिलिटी। उसको मान के मत चलिए कि 3 इडियट में सिखा दिया है कि जो अच्छा लगता है वही कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी चीज़ें मार्केट भी देखना चाहिए, मार्केट भी देखना चाहिए, जो अच्छा लगता है वो करने वाली है। मुझे नहीं लगता इसको आप सीधे सीधे फॉलो कर सकते हैं। आप बड़े बड़े वर्ड्स को बोल के इम्प्रेशन तो जमा सकते हैं, बात को नहीं समझा सकते। बात समझाना है कि इम्प्रेशन जमाना है। तो गारंटी तो सब देते हैं, मतलब आप देखिए एक छोटी सी चीज़ को आज आप वापस करने जाएं, एक छोटा सा एक मैचेस भी खरीद लीजिए, उसको दुकानदार को वापस करने जाएं तो प्रॉब्लम होती है। महिंद्रा ट्रक ने जो गारंटी निकाली, वो गारंटी का लाइन ही ये थी कि ज़्यादा माइलेज नहीं तो ट्रक वापस। तो ट्रक को भी वापस करने को तैयार है वो लोग। अच्छा, तो वो चीज़ थी उसमें, जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि ज़्यादा माइलेज नहीं तो ट्रक वापस, लाइन था उसका, कैंपेन का नाम यही था। क्या बात, क्या बात। जो मतलब जिस देश में माचिस तक वापस नहीं हो रही है उसमें ट्रक आदमी वापस लेने को तैयार है, अगर हमारा माइलेज कम निकलता है ट्रक। अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है, ये भी गलत है। सच्चाई कोई कीमत नहीं है, ये भी गलत है। और कीमत है ये, देखिए उसमें ऐसा है, काबिलियत जीतती है। अब काबिलियत अगर सच्चाई के साथ हो तो सच्चाई जीतती है, काबिलियत अगर झूठ के साथ हो तो झूठ जीतता है, जीतती काबिलियत है। हाय दोस्तों, आज के हमारे मेहमान हैं मिस्टर विनय अमृतफले। एक्चुअली जैसे कि इनका नाम है अमृतफले, उसी फील्ड से आते हैं। ये आते हैं अपनी क्रिएटिविटी फील्ड से, जो कि एक एडवर्टाइजिंग की फील्ड है। और एडवर्टाइजिंग की खास बात ये है कि आप जितने भी ऐड देखते हो, चाहे वो टीवी पे हो या न्यूज़पेपर पे हो या फिर वो कहीं और जगह पे हो, तो उसमें जो ब्रांड को जो एसोसिएट करता है टैगलाइन, उसके पीछे एक क्रिएटिविटी होती है, ताकि उस टैगलाइन उस टारगेट को पूरा करती है जिसके लिए वो ब्रांड बना हुआ है। वो बनाते हैं हमारे विनय जी अमृतफले, जो कि एक मल्टीनेशनल एड एजेंसी में वो एक क्रिएटिव हेड है। तो आइए आज उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इनके पीछे क्या उनकी क्रिएटिविटी वो कैसे करते हैं। विनय जी, थैंक यू वेरी मच, अपने वक्त निकाला। हम ये जानना चाहेंगे कि आप एक दो तीन लाइन में जो सारी चीज़ें आप बयान कर देते हैं किसी भी ब्रांड को लेकर, तो इसी के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। हमारे व्यूवर्स को भी पता चले कि वो आसानी से देखते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता है कि वो इसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी क्रिएटिविटी लगती है। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया, आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। इट्स माय प्लेजर। बाकी आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें कई क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक एक करके हैंडल करता हूँ, डील करता हूँ। जैसे आपने कहा कि ये लाइन कैसे बनती है वगैरह, तो देखिए पूरी टीम होती है राइटिंग के लिए, उसमें मैं भी होता हूँ। तो हम लोग सब मिलके बैठते हैं और ब्रांड की जो प्रॉब्लम है उसका पता करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार है, उस कार के बारे में एक मिथ है कि वो कार में पावर नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हमें उस मिथ को तोड़ने के लिए एक ऐसी लाइन बनानी पड़ेगी, ऐसा कैंपेन बनाना पड़ेगा कि उसमें पावर का इस्तेमाल हो जाए और ये भी नहीं लगे कि हम पावरफुल अपनी कार को कह रहे हैं। वो कहानी में एक ऑटोमेटिकली आ जाए बात, और लोगों को ऐसा लगने लगे कि हाँ भाई ये कार पावरफुल है, हमको बोलना नहीं है ये। तो यही रहता है कि कोई प्रॉब्लम आती है कि भाई ये ब्रांड है, इसकी ये प्रॉब्लम है, लोगों में गलतफहमी फैलाई हुई है, उसको दूर करना है। हम उस तरह की एडवर्टाइजिंग लिखते हैं, उसी में लाइन होती है, उसी में स्टोरी होती है। रेडियो एड्स भी होते हैं, टीवी के एड्स भी होते हैं, आजकल तो डिजिटल चल रहा है और सबसे ज़्यादा डिजिटल ही चल रहा है बस। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो आपने बोला कि मैं एडवर्टाइजिंग में कैसे आया। एक्चुअली मैं काफ़ी छोटे शहर से हूँ, चंबल, अगर आपने सुना हो, मध्य प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल, चंबल फेमस भी है, चंबल के डाकू, है ना। तो मुंबई के लोग, कोई जाने नहीं जाने, मुंबई के लोग चंबल के बारे में जानते हैं क्योंकि यहाँ बहुत फिल्में बनी हैं चंबल के ऊपर। बिल्कुल। तो वहाँ पे एक जो बड़ा शहर है वो ग्वालियर है, आपने सुना होगा। उसके अंदर एक ज़िला है, भिंड है उसका नाम। अच्छा। तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, वहीं से आया, वहीं मेरी स्कूलिंग कॉलेज वगैरह हुआ। तो वहाँ उस समय तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, अभी तो हो तो मुझे भी नहीं पता। वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी तो एडवर्टाइजिंग का आप नहीं सोच सकते थे, लेकिन एक एडवर्टाइजमेंट अच्छे लगते थे तो उनको ध्यान से देखते थे, फिल्मों को ध्यान से देखते थे। तो एक अनजाने में ही एक कोचिंग चल रही थी एडवर्टाइजिंग में आने की, एक तैयारी हो रही थी। अच्छा, अनजाने में। अच्छा अच्छा। ध्यान से देखते थे, अच्छा लगता था, बार बार देखते थे, उस पर डिस्कस करते थे दोस्तों से। फिर जब हम ग्वालियर आए, पहले मैंने टीचिंग वगैरह में ट्राई किया, उसमें देखा, टीचिंग में सोच रहे थे कि उसमें कुछ फ्यूचर बनाएंगे वगैरह, क्योंकि वहाँ मैंने बताया ना ज़्यादा ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। उसके बाद पेपर में एक ऐड आया कि आप तारे ज़मीन पर ला सकते हैं, ऐसा उस पर ऊपर लिखा हुआ था। एक्चुअली वो कॉपी राइटर जो आप बोल रहे थे, लाइन जो लिखते हैं, एक छोटी सी टैग लाइन लिखते हैं, तो उसको कॉपी राइटर बोलते हैं।
राइटर को एडवर्टाइजिंग में कॉपी राइटर बोलते हैं, ऐसा राइटर जो कॉपी ना करे उसको कॉपी राइटर बोलते क्या हैं। बात है। कॉपी राइटर लेकिन जो कॉपी ना कॉपी ना करे। करे। बिल्कुल। तो मैंने जब पहली बार कॉपी राइटर वर्ड सुना था तो मैंने सोचा ये कोई मशीन होती होगी कॉपी राइटर। अच्छा। लेकिन अच्छा हुआ कि उन्होंने ये नहीं लिखा था कि कॉपी राइटर्स आर वांटेड, नहीं तो मैं अप्लाई नहीं करता। उन्होंने लिखा था कि क्या आप तारे ज़मीन पर ला सकते हैं, तो मैंने कहा काम की बात लग रही है, देखते हैं। पढ़ा तो उसमें लिखता है क्या आप क्रिएटिव तरीके से सोच लेते हैं, क्या आप हिंदी जानते हैं, क्या आप इंग्लिश जानते हैं, क्या आप ऐसा कुछ। मैंने कहा काम की बात लग रही है, तो मैंने फ़ोन किया और वो मुझे याद है आज तक कि 3 तारीख थी, 28, 29 और 30, 3 दिन वो इंटरव्यू चला था। 28 को मैं नहीं गया, 29 को भी मैं नहीं गया, 30 को शाम को मैंने फ़ोन किया। मैं थोड़ा आलसी हूँ नेचर से। अच्छा। फ़ोन किया मैंने, तो मैंने कहा ये आपके कॉपीराइट, वहीं पे ग्वालियर के आसपास? ग्वालियर में ही। अच्छा, वो ग्वालियर में ही। एजेंसी नहीं खोल रहे थे, एड एजेंसी। एजेंसी नहीं अच्छा, खोल रहे थे अच्छा। वहाँ पे, तो उन्होंने, उनको एक ज़रूरत थी। तो वो भी जानते थे कि यहाँ कोई कॉपीराइटर नहीं जानता होगा, तो इसलिए उन्होंने कॉपीराइटर्स वांटेड नहीं लिखा। अच्छा। उनको भी पता था क्योंकि वो कंपनी इंदौर की थी, अच्छा। अच्छा। इंदौर की कंपनी सब ब्रांच खोल रही थी ओके। ग्वालियर में। तो उन्होंने लिखा कि क्या वही मैंने जो बताया, तारे आप ज़मीन पर ला सकते हैं वगैरह वगैरह। तो गए वहाँ पे इंटरव्यू में। तो होता ये है कि मैं सोचता हूँ इंटरव्यू में जो पूछेंगे वो अपन बता देंगे, लेकिन वहाँ पे पहली बार मैं समझ में आया कि इंटरव्यू नहीं था, रिटन टेस्ट था। अब रिटन टेस्ट गवर्नमेंट जॉब में सुने थे, इसमें तो कभी नहीं सुने थे, इसमें भी अच्छा। होते। तो मैं गया वहाँ पे, मैंने कहा इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा एक, अच्छा, उन्होंने वो फुल स्केप कागज़ जो होते हैं बिना लाइन वाले प्लेन पेपर, हाँ। वो दे दिए मुझे कि आप इस पे, और एक क्वेश्चन पेपर दे दिया। मेरी राइटिंग है बहुत ख़राब, तो ऊपर से नीचे जा रही होगी वो। नहीं राइटिंग ख़राब ऑलरेडी है, और जब लाइन नहीं होती तो और ख़राब हो जाती है राइटिंग। हाँ। तो मैंने यार ये क्या दे दिया इन लोगों ने। उसमें पहला क्वेश्चन था कि आप लाल कलर को किसी अंधे को कैसे समझाएंगे, ये पहला क्वेश्चन था उसमें। तो इंग्लिश में था। तो मैंने देखा, अरे मैंने कहा यार, हाउ विल यू डिस्क्राइब रेड कलर टू द ब्लाइंड मैन। तो मैंने कहा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तो फालतू बातें करनी है, और उसमें तो मैं नंबर 1 हूँ। तो मैंने कहा अगर ये कंपटीशन है फालतू बातें करने का, तो ये नौकरी मेरी पक्की है। अच्छा, क्या बात है। पहला लेख उसमें क्वेश्चन ये था कि लाल कलर कैसे समझाएंगे एक अंधे को। दूसरा क्वेश्चन था कि अगर लंकापति रावण, मैंने सोचा इसके बाद लिखेंगे राम, नहीं, लंकापति रावण और अमिताभ बच्चन मिलते तो क्या बातें करते। अच्छा। दूसरी ये। तो मैंने कहा तो और भी कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन उसमें सब दिए हुए थे। तो मैंने कहा राइटिंग ख़राब है, लेकिन देखते हैं। मैंने लिखना शुरू किया और उनका ऑफिस बंद होने लगा क्योंकि मैं लेट गया था। अच्छा। तो मैंने उस आदमी से कहा जो थे, मैंने कहा ऐसा है कि मैं तो लिखना चाहता हूँ, आप अगर ऑफिस बंद करके जा रहे हैं तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं आप लिखिए, हमारा पियून बैठा हुआ है, उसको आप ये जमा कर दें, चले आना। अच्छा। मैं लिखता रहा, राइटिंग मेरी जैसी भी है, लिखता रहा। सारे क्वेश्चंस के मैंने जवाब दे दिए और उनको दे के मैं आ गया। उसके बाद भूल गया, मैंने घर पे आके बताया, मैंने कहा बड़ा अजीब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन सब चीज़ों में। बस फिर 15 दिन बाद मेरे पास इंदौर से फ़ोन आया, लैंडलाइन से। मैं देखा, मैंने इंदौर का नंबर था, 0731 है वहाँ का। तब लैंडलाइन चलते थे, मोबाइल में लैंड। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपका सिलेक्शन हो गया है हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, हम नई ब्रांच खोल रहे हैं, तो वहाँ पे आप आ जाइए। मैंने ज्वाइन किया। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपके जो सवालात थे उनके जवाब भी हमें भी तो पता है, हमको भी ऐसा लग रहा है कि वो जवाब हम भी जानना चाहेंगे, हमने क्या लिखा था। हाँ, वो अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे, तो वो भी बता देता हूँ। क्या है कि देखिए, जैसे वो उसी क्वेश्चन पे आता हूँ जो उनका पहला क्वेश्चन था कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द राइट एक कलर। अंधे को आप लाल कलर कैसे समझाओगे? तो उस, मैं ये समझ गया था, और आप भी समझते हैं इन बातों को, कि इतने के क्वेश्चंस के कोई जवाब नहीं होते। इस तरह के क्वेश्चन को आपने कैसे ट्राई किया। देखिए मैं आपको बताऊं कि जैसे आपसे कोई कहा जाए कि आसमान छू के दिखाइए, तो आसमान तो कोई नहीं छू सकता क्योंकि वो तो एक मुहावरा है। लेकिन वो ये देखना चाहते हैं कि आपने जंप कितनी लगाई। तो उन्हें भी पता है कि आप आसमान नहीं छू पाओगे, लेकिन आपने जंप कितनी लगाई वो ये देखना चाहते हैं। तो उस क्वेश्चन का मतलब ये था कि आपने कैसी कोशिश की। आप भी, हम भी जानते हैं कि आप नहीं समझाते। तो मैंने जो कोशिश की थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि लोगों ने क्या जवाब दिया उसका तो मुझे नहीं पता। मैंने उसमें ये कहा था कि देखिए, मैंने उसमें कहानी, उनको मैंने कहा अपनी बात को मैं कहानी से बताना चाहता हूँ। मैंने कहानी सुनाई। कहानी ये थी कि एक हॉस्टल था, उसमें बहुत सारे अंधे रहते थे, और वो सारे अंधे संडे के दिन अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से मिलने जाते थे। संडे के दिन उनको छुट्टी थी, तो उस अंधे का भी दोस्त संडे के दिन उसको ले जाता था अपने घर पे, खाना खिलाता था मुझे। तो वो रोज़ खाना खिलाने के बाद उसको दूध पिलाता था, जो दूध उसको अंधों के हॉस्टल में नहीं मिलता था।
दूध अकेली ऐसी चीज़ थी जो अंधों को उस टाइम नहीं। तो वो कहता तुम हर बार मुझे दूध पिलाते हो, ये दूध मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं जब भी तुम्हारे यहाँ आता हूँ मैं इसी उससे आता हूँ कि मुझे दूध पीने को मिलेगा। अंधे ने बोला, तो मुझे ये बताओ कि ये दूध का कलर कैसा होता है? ये अंधे ने पूछा। अब उसने कहा यार दूध का कलर तो कैसे समझाए? तो वहाँ पे एक बतख थी उसके पास, उसने बतख उठाई, उसने कहा देखो बतख है, ये बतख जैसा होता है सफ़ेद कलर। तो उसने बतख को ऐसे हाथ किया, ऐसे ऐसे उसका टेढ़ी से उसने गर्दन जो होती है बतख की, उसने ऐसे ऐसे, भाई अंधों का तो यही तरीका है, उसने ऐसे ऐसे करके देखा, उसने कहा मेरे को समझ में आ गया सफ़ेद कलर कैसा होता है। अच्छा। तो आ गया समझ में, उसने आ गया। अब वो अपने अंधों के हॉस्टल गया, उसने सारे अंधों को बताया कि यार आज मैं सफ़ेद कलर समझ गया कैसा होता है। कहते कैसा होता है? तो वहाँ पे एक नल की टोटी थी इस टाइप की, अच्छा। तो उसने ऐसे ऐसे करके बताया ये देखो ये नल की टोटी है सब, जबकि वो पीली थी, वो पीतल की थी। हाँ। सारे अंधों ने उसको छुआ, उन्हें अच्छा ये होता है सफ़ेद भैया। अब उन सारे अंधों को जहाँ भी जो चीज़ उस तरह की मिलती करो, तो वो सब उसको सफ़ेद कलर का ही मान लेते। वो चाहे काली हो, चाहे पीली हो, चाहे लाल हो, उसको सफ़ेद कलर का मान लेते। तो सारे अंधों में मिसकम्युनिकेशन हो गया। अब वो हरी पीली नीली जो भी चीज़ हो, अगर वो ऐसी कर्व है तो उसको वो सफ़ेद कहते थे। इस कहानी से मतलब ये निकलता है कि गलत पता होने से अच्छा है न पता होना। इसलिए जो चीज़ जिसे समझ में नहीं आ सकती उसे न समझाई जाए। अंधे को लाल कलर क्योंकि हम नहीं समझा सकते, और समझाएंगे तो कुछ का कुछ समझ जाएगा, तो इसलिए नहीं समझाना चाहिए। ये मैंने उसमें आंसर दिया था मैंने। बाकी इसके जितने भी आंसर हैं सब गलत होते हैं। अच्छा। सिर्फ वो जंप देखते हैं आपने कितनी हाई की। राइट राइट, बिल्कुल बात तो आपकी दुरुस्त है बिल्कुल। दुरुस्त और बात है। दूसरा वाला जो क्वेश्चन था वो? दूसरा था कि अमिताभ बच्चन और भी थे उसमें, हाँ। अमिताभ बच्चन और रावण आपस में मिलेंगे तो क्या होगा। तो उसमें मैंने कहानी बनाई थी कि अमिताभ बच्चन और रावण अगर आपस में मिलेंगे तो वो किसी वजह से मिलेंगे। पहले मैं वजह डाली, मैंने अमिताभ बच्चन किसी हीरोइन के साथ शूटिंग कर रहे थे, उस हीरोइन को रावण ले गया, तो वो रावण राम की तरह रावण को छोड़ा, उन्होंने भी कहानी पढ़ी हुई थी। हाँ। तो वो छुड़ाने के लिए लंका गए, तो उन्होंने लड़ाई नहीं की। उन्होंने ये कहा कि रावण तुम इस एक हीरोइन के लिए इतने परेशान हो रहे हो, इतनी सारी हीरोइनें हैं बॉलीवुड में, तुम आओ और वहाँ अपने कारनामे दिखाओ 10 सिर के, तुम्हारे इतने सारे सिर हैं, तुम इतने बड़े बड़े कारनामे कर सकते हो, धनुष चला सकते हो, ज़मीन से लेके आसमान तक की सीढ़ी बना सकते हो, इतने बड़े बड़े काम करके तुम ऐसी हज़ारों हीरोइनों को इम्प्रेस कर सकते हो, तुम कहाँ की हीरोइन। तो ऐसे करके उन्होंने टेकल करके वो हॉलीवुड बॉलीवुड लाए, और बॉलीवुड में फिर रावण के ऊपर फिल्में बनने लगी असली रावण के साथ। अच्छा। ये मैंने उनको ये होता अगर अगर अमिताभ बच्चन सही मिलते तो ये हुआ। फिर इस तरह से मैं एडवर्टाइजिंग में आ गया। और एडवर्टाइजिंग में जो भी, मैं तो सबसे कहता हूँ जो भी थोड़ा बहुत नया सोच सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट अगर आप सोचते हैं दूसरों से, तो एडवर्टाइजिंग में या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में आपको जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बात है एक्चुअली। अगर आप बिल्कुल किसी के बारे में या कोई चीज़ अगर आपको लगता है कि आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आई थिंक हर इंसान को वही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसी में बेस्ट कर पाएगा वो। देखिए मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, ये बात आपने सुनी हो शायद, 3 इडियट में तो उन्होंने बता दिया कि भाई आपको जो अच्छा लगता है वो आप कीजिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि मान लो अब मुझे सिगरेट पीना अच्छा लगता है तो वो तो मैं प्रोफेशन नहीं बना सकता, या मुझे सिर्फ वीडियो गेम खेलना अच्छा लगता है वो प्रोफेशन नहीं बना सकता। हमें जो अच्छा लगता है वो उसमें आप कैरियर बनाओ, अकेली ये चीज़ नहीं है, क्योंकि उसमें कैरियर है भी कि नहीं। मान लो मुझे घुड़सवारी अच्छी लगती है, लेकिन घुड़सवारी में पूरे इंडिया में घुड़सवारी के लिए केवल 500 पोस्ट खाली हैं, तो कंपटीशन तगड़ा हो गया ना। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि अवेलेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, तो बैलेंस होना चाहिए कि आपको अच्छा लगता हो साथ में उस चीज़ की अवेलेबिलिटी मतलब उसमें आगे जाके करियर है या नहीं वो भी तो देखना है। हो अभी सकता है अच्छा आपको लगना हॉकी, ही। हाँ आपको कोई ऐसा खेल अच्छा लगता हो जिसमें कैरियर उतना ना हो, कैरम आपको अच्छा लगता है लेकिन कैरम में उतनी, आप मान लीजिए आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं तो क्रिकेट के कई कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिसमें आप पढ़ा सकते हैं, सॉरी पढ़ाते तो नहीं है, खिला सकते हैं, हाँ, सिखा सकते ट्रेनिंग हैं, दे सकते हैं। ट्रेनिंग दे सकते हैं उसकी। लेकिन कैरम के लिए इतने लोग सीखने के लिए नहीं आएंगे आपके पास। अब आप कहते हैं मुझे क्रिकेट अच्छा नहीं लगता, कैरम अच्छा लगता है, आप कैरम में आगे जा रहे हैं, तो वो इतना उसको मान के मत चलिए कि 3 इडियट में सिखा दिया है कि जो अच्छा लगता है वही कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी चीज़ें मार्केट भी देखना चाहिए, हाँ बिल्कुल, मार्केट भी देखना चाहिए, जो अच्छा लगता है वो करने वाली, मुझे नहीं लगता इसको आप सीधे सीधे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अगर जैसे कि आपने सब लोग आप एडवर्टाइजिंग लाइन में तो आ ही गए, तो इसमें आने के बाद आप उसको आपने एज अ प्रोफेशन उसको एक्सेप्ट कर लिया, राइट? आपने अपना करियर स्टार्ट किया,
तो जब अगर आप इस फील्ड में हो तो एक ऐड बनाने के लिए, एक ज़बरदस्त ऐड बनाने के लिए उसको स्क्रैच से कैसे आप उसको क्राफ्ट करते हो? मतलब उसकी क्या स्ट्रैटेजीज है या उसके क्या ऐसे कुछ तरीके हैं जो आप कोई भी एक ऐड को लेके बनाना शुरू करते हो? देखिए, पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं जब एडवर्टाइजिंग की दुनिया में नहीं था तो मैं अक्सर ये सोचता था कि क्या बेवकूफ़ी के लोग ऐड बना देते हैं, ये कुछ भी ऐड बना देते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं। एक तरफ इतने अच्छे अच्छे ऐड बनते हैं और एक तरफ इतने साधारण ऐड क्यों बनते हैं। लेकिन जब हम फील्ड में आते हैं तो हमें पता चलता है कि हर ऐड अच्छा बनने के लिए नहीं होता। हर ऐड की मंजिल अच्छा ऐड बनना नहीं होती। जब हम बनाना शुरू करते हैं तो हम पहले से ही समझ जाते हैं कि इस ऐड को हमें अच्छा नहीं बनाना है, हमें कारगर बनाना है। ओके। इफ़ेक्टिव होना और अच्छा होना अलग अलग बातें होती हैं। हो सकता है कोई ऐड बहुत अच्छा हो और बहुत फेमस हो जाए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हम लोग जब छोटे थे, आपने भी देखा होगा, एक ऐड आता था कि ढूंढते रह जाओगे, मतलब दाग ढूंढते रह जाओगे, ये था, ढूंढते रह जाओ, है ना, सही एक था बात ना है। एक हाँ ऐड, हाँ हाँ, बिल्कुल। ये कहते किसी वो किसी डिटर्जेंट का। डिटर्जेंट का था। अब देखिए, ढूंढते रह जाओगे सबको याद रह गया, ये याद ही नहीं है कि वो सर्फ का, एक्सेल का था कि वो एरियल कौन से डिटर्जेंट पाउडर का किसी था? का था। यही चीज़ है कि इफेक्टिव ना होना और इंटरेस्टिंग होना। तो हमेशा इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजिंग कारगर नहीं रहती है। कई बार एडवर्टाइजिंग से आपको उन लोगों तक अपनी बात पहुंचानी होती है, लोगों को हंसाना, मुस्कुराना। हमारा हमारा काम है किसी के बिजनेस को आगे बढ़ाना। ओके। किसी ने एक प्रोडक्ट बनाया है और हमें उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना है और उस प्रोडक्ट को उन लोगों तक पहुंचाना है जिन्हें उसकी सचमुच ज़रूरत है। ये एडवर्टाइजिंग का मेन चीज़ है। मकसद यही है। मकसद ये है। उसके साथ आप इंटरेस्टिंग बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इंटरेस्टिंग होने की कीमत पे आप बिजनेस से समझौता नहीं कर सकते। तो पहले कोई एडवर्टाइजमेंट हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले एक ब्रीफ आती है और ब्रीफ में हम लोगों को बताया जाता है कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है और हमें इस तरह के इंसान को बेचना है कि वो जो 30-40 साल के बीच का है। ऐसी सारी चीज़ों में लिख के आती है कि 30 और 40 साल के बीच का है, पढ़ा लिखा है कि नहीं है पढ़ा लिखा। अगर वो एक कमर्शियल ट्रक है तो वो दूसरी तरह की एडवर्टाइजिंग होगी उसकी। अगर कोई 50 लाख रुपए की कार है तो उसकी एडवर्टाइजिंग दूसरी तरह से होगी। 50 लाख की कार को ख़रीदने वाला इंसान एक दूसरे किस्म का इंसान होता है, उससे हम दूसरे ढंग से बात करेंगे। एक ट्रक को ख़रीदने वाला इंसान या एक छोटी जो टेम्पो है जो कमर्शियल लोड लेके जाती है, उसको ख़रीदने वाला इंसान हो सकता है उतना पढ़ा लिखा ना हो, उस तरह का ना सोचता हो। तो सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ता है कि हम किससे बात कर रहे हैं। हमारे टारगेट टारगेट ऑडियंस कौन है हाँ, या उसको हमारे। हाँ मैं हाँ टेक्निकल में नहीं जाना चाह रहा हाँ क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक हाँ नहीं जानते होंगे। हाँ टीजी बोलते हैं हाँ उसको, वैसा ठीक टारगेट है। ग्रुप हमारा अच्छा, क्या है। टारगेट हाँ ग्रुप, हाँ, ओके। तो मेरी कोशिश रहती है कि जब हम लोगों से, कॉमन लोगों से बात करें तो हम जार्गन्स का यूज़ कम से कम करें, शॉर्ट फॉर्म का यूज़, टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ कम से कम करें और सरल सरल भाषा में उनको समझाएं। मैं बताता हूँ अक्सर कि जो डिस्कवरी चैनल हम लोग देखते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक देखते हैं, उसमें ब्रह्मांड के कितने रहस्यों की कॉम्प्लिकेटेड बातें वो कितने सरल शब्दों में समझाते हैं। यानी क्या क्या बताते हैं वो, ब्रह्मांड की सीमाएं और ब्रह्मांड क्यों फैल रहा है और क्यों हम इसका और छोर नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये ऐसी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बातें वो बिल्कुल सरल भाषा में समझाते हैं, 8 क्लास का बच्चा समझ जाता है। सही सही। क्यों? क्योंकि वो जार्गन्स यूज़ नहीं करते। उन्हें नहीं पता क्या जार्गन्स, वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो हमें, आप बड़े बड़े वर्ड्स को बोल के इम्प्रेशन तो जमा सकते हैं, बात को नहीं समझा सकते। बात समझाना है कि इम्प्रेशन जमाना है। सही। विनय जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी तक इस प्रोफेशन में आप हो तो आपका सबसे मेमोरेबल एड या कौन सा काम रहा है जो हम भी उसके मज़े लें? जी जी, देखिए कई मैंने ब्रांड्स पे काम किया है, लेकिन जो मुझे खुद को अच्छे लगते हैं जो ऐड मेरे, वो ये हैं कि डेटसन रेडिगो एक कार है, उसका एक कैंपेन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा महिंद्रा ट्रक एंड बस के लिए एक ट्रक है ब्लेजो, ओके। उसकी कमर्शियल ट्रक है, अच्छा। उसकी मैंने एडवर्टाइजिंग की है, तो वो मुझे काफ़ी पसंद है। ये दो चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं, बाकी तो सभी अच्छी लगती हैं। ओके। तो ये इसमें ये था कि कार के लिए अच्छा इसलिए लगा काम करना कि जब मैं भोपाल की और इंदौर की एडवर्टाइजिंग एजेंसी में था, उस समय फिल्में नहीं बनाता था, प्रिंट बनाता था। तो प्रिंट में मारुति का काम करते थे हम लोग, मारुति सुजुकी का, तो उसमें अच्छा मुझे एक्सपीरियंस था। अच्छा ये हुआ कि मुंबई आके कारों का ही काम करने को मिला, डेटसन का।
तो वो पूरा एक्सपीरियंस काम आ गया, तो उसमें फिल्में बनी, एक कैंपेन बने, तो वो काफ़ी अच्छे रहे। दूसरा जो मैंने बताया आपको, महिंद्रा ट्रक एंड बस में ब्लेजो जो ट्रक है, उसकी एडवर्टाइजिंग में मेरे कई अच्छी फिल्में बनी हैं। अजय देवगन के साथ भी हैं कुछ फिल्में, कुछ विदाउट अजय देवगन भी हैं, वो भी काफ़ी अच्छी रही हैं। तो ये मेरे मेमोरेबल काम है। तो ये काम मतलब ऐसा क्यों आपने उसमें पूरा का ऐड उसको आपने स्क्रिप्ट किया था, या उस पर कुछ टैगलाइन भी ऐसी थी जो आपको लगा कि मतलब बहुत इंटरेस्टिंग हुई है, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, ऐसा कुछ? देखिए, उसकी जो लाइन थी वो थी आई से यस। अच्छा जो कैंपेन का नाम था आई से यस। अच्छा। इसका जो रेडिगो कार है, डेटसन रेडिगो, तो आई से यस में आप अगर वो ऐड देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें जो एटीट्यूड है कहने का, वो ये है कि हर चीज़ के लिए हाँ कहो, अच्छा। जो चीज़ सामने आए उसके लिए यस कहो, कितना भी कठिन रास्ता हो यस कहो। यस। तो उसमें हमने 3 कैरेक्टर्स दिखाए हैं, 3 फिल्मों का वो कैंपेन है। उसमें एक में एक बॉक्सर है, एक में एक लड़की डांसर है, ओके। उसमें एक लड़का कोडर है। ऐसी 3 फिल्में हैं। तो उन तीनों ने अपना जो एक रास्ता होता है, तय रास्ता, उस रास्ते को छोड़ के अपने पैशन को फॉलो किया, और उसमें उस कार ने उनका साथ दिया। ये कहानी है। अच्छा। ये तो हो गया कार का। महिंद्रा का जो मैं आपको ब्लेजो ट्रक बता रहा था, ब्लेजो काफ़ी मॉडर्न ट्रक है इंडिया के हिसाब से। तो उसमें ये है कि महिंद्रा गारंटी देते हैं माइलेज की, कि उनसे ज़्यादा माइलेज किसी ट्रक का नहीं है। तो गारंटी तो सब देते हैं, मतलब आप देखिए, एक छोटी सी चीज़ को आज आप वापस करने जाएँ, एक छोटा सा एक मैचेस भी खरीद लीजिए, उसको दुकानदार को वापस करने जाएँ तो प्रॉब्लम होती है। महिंद्रा ट्रक ने जो गारंटी निकाली, वो गारंटी का लाइन ही ये थी कि ज़्यादा माइलेज नहीं तो ट्रक वापस। तो ट्रक को भी वापस करने को तैयार है वो लोग। अच्छा। तो वो चीज़ थी उसमें। ओके। जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि ज़्यादा माइलेज नहीं तो ट्रक वापस, लाइन था उसका। कैंपेन का नाम यही था। क्या बात, क्या बात। जो मतलब जिस देश में माचिस तक वापस नहीं हो रही है, उसमें ट्रक आदमी वापस लेने को तैयार है, अगर हमारा माइलेज कम निकलता है ट्रक। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ थी तो उसमें। ये जो ट्रक की ये जो टैगलाइन आपने बनाई थी कि भाई अगर ज़्यादा माइलेज नहीं तो ट्रक वापस, तो ये क्या कंपनी वालों ने बोला था आपको कि या आपने अपनी मर्जी से, मतलब इसका क्योंकि नहीं, ये तो कंपनी वालों ने ही बताया था कि हम क्या ट्रक वापस हम करने वापस को ले ले लेंगे। लेकिन ये ज़्यादा माइलेज नहीं तो ट्रक वापस, ये क्रिएटिव से ही अच्छा, ये हाँ, क्रिएटिव ये की क्रिएटिव लाइन थी। क्रिएटिव लाइन थी। अच्छा अच्छा। तो वो कंपनी वाले सिर्फ अपनी बात कह देते हैं कि भाई हम ट्रक वापस लेने को तैयार हैं। तैयार है। अच्छा, अब आप इसको कैसे, अच्छा सिर्फ लाइन की बात नहीं होती है, तो लाइन हो गई ज़्यादा माइलेज नहीं तो ट्रक वापस। फिर उस लाइन को आपने अलग अलग फिल्मों से कैसे प्रूव किया है, कैसे गहराई से आपने उस बात को बोला है। एक ये था, एक उनकी आईमैक्स टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी से आप ट्रक पे हर जगह नज़र रख सकते हैं। जहाँ भी आपका ट्रक है, आप उसको अपने मोबाइल पर नज़र रख सकते हैं, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। जीपीएस जिसको बोलते हैं वैसा। जीपीएस तो केवल लोकेशन दिखती है, लोकेशन दिखता है। उसमें पेट्रोल कितना है ये भी दिखेगा, अच्छा। क्या चीज़ ख़राब हो रही है ये भी दिखेगा, कहाँ कितनी स्पीड से गया, कहाँ गलत तरीके से गाड़ी चलाई, पेट्रोल चोरी भी अगर हुआ है, अच्छा। किसी ने पेट्रोल चोरी कर लिया, बीच में 3 लीटर, सॉरी 3 तो नहीं डलता, उसमें 300 लीटर डलवाया और बोल दिया हमने 350 लीटर डलवाया है, तो वो भी आप पता कर सकते हैं कि इतना डला कि नहीं डला पेट्रोल घर बैठे। अच्छा अच्छा। तो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी, आईमैक्स टेक्नोलॉजी के ऊपर की एडवर्टाइजमेंट बनाए हैं हम लोगों ने, तो वो भी अच्छे ऐड बने हैं। तो क्लाइंट का अगर जो आपके पास जो ब्रीफ आता है, एक प्रैक्टिकल ब्रीफ के भी हमको चाहिए, तो उसको आप अपने क्रिएटिविटी में कैसे बैलेंस करते हो? हाँ देखिए, ये मुझे काफ़ी, important है। हाँ ये काफ़ी कई बार हो जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल से, कि अगर आप एक स्पीच देने जा रहे हैं, एक सिंपल अपन बात करते हैं कि किसी को स्पीच देनी है, इंडिया की ट्रैफिक प्रॉब्लम पे आपको स्पीच देनी है, ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम है, आप भी जानते हो, मैं भी, आप भी स्पीच दे सकते हो, मैं भी, कोई भी बोल सकता है। अब इसमें आपको स्पीच देने से पहले अगर ये बोल दिया जाए कि आपको सिर्फ आसमान, सड़क और पानी, इन शब्दों का इस्तेमाल ज़रूर करना है, और चेयर, बाज़ार और सीलिंग फैन, इन 3 शब्दों का इस्तेमाल नहीं ही करना है। आपको ये वाला हाथ हिलाना है, ये वाला हाथ नहीं हिलाना है, तो आप स्पीच नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप यही सोचते रहेंगे कि मैं वो, मुझे वर्ड बोलना है, ये वर्ड नहीं बोलना है, ये हाथ हिलाना है, ये हाथ, तो आप स्पीच नहीं दे पाएंगे। यही एडवर्टाइजिंग है कि आपको बंध के काम करना पड़ता है। क्लाइंट की तरफ से ब्रीफ आता है कि हमको ये 4 मैसेजेस देने हैं, लेकिन उसके साथ ये 4 मैसेजेस नहीं जाने चाहिए,
और ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उसमें बंध के काम करना। तभी कहते हैं एडवर्टाइजिंग सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं है, एडवर्टाइजिंग है क्रिएटिविटी। एक बंधे हुए माहौल में भी आपको क्रिएटिव बनना है, जो मैंने बताया वैसे स्पीच देनी है आपको, ये बोलना है, ये नहीं बोलना, ये बोलना है, ये नहीं बोलना, ये बोलना, ये फिर भी आपको अच्छी स्पीच देनी है, वो एडवर्टाइजिंग है। बांध के आपको काफ़ी बता दिया जाता है कि ये बोलना है। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे अभी मान लीजिए किसी ने कहा कि टैक्स बढ़ गया है, टैक्स के चक्कर में हमारी कार का दाम भी बढ़ गया है, लेकिन हमारी कार का दाम उतना नहीं बढ़ा है, ये आपको बोलना है। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपको ब्रीफ मिला कि भाई टैक्स की वजह से कारों का दाम बढ़ गया है, लेकिन हमारी कार का दाम नहीं बढ़ा, नहीं। लेकिन टैक्स की वजह से कार का दाम बढ़ गया है, ये बात नहीं बोलनी है आपको। सिर्फ, लेकिन फिर क्या बोलना है, तो बोले ये बोलना है कि हमारी कार का दाम अभी भी कम है। तो ये कैसे बोल सकते हैं? हाँ। ये तो बोलना पड़ेगा ना कि कार का दाम ज़्यादा हुआ टैक्स की वजह से, लेकिन हमारी कार का नहीं हुआ। नहीं, टैक्स का मत बोलिए, ये ऐसा ब्रीफ आता है। अच्छा। क्यों मत बोलिए? इसलिए मत बोलिए कि जिनका ध्यान नहीं है इस तरफ कि टैक्स की वजह से कार का दाम बढ़ा है, उनका ध्यान भी चला जाएगा। तो ऐसी बहुत बातें होती हैं। अच्छा। सिंपल ब्रीफ नहीं आती है एक लाइन की। वो ब्रीफ को हम, वो वर्ड है जो इंग्लिश का ब्रीफ मतलब छोटा, तो ब्रीफ छोटी नहीं होती, पूरी ब्रीफ केस नहीं होती, सूटकेस होती है। पूरा ब्रीफ पढ़ के आपको ऐड बनाना पड़ता है। बिल्कुल सही हुआ। मतलब यानी कि ये तो देखो बिहाइंड द सीन वाली बात है। हमने तो कभी, मतलब एक आम आदमी सोच ही नहीं पाता कि इसको सोचने के लिए इतनी सारी चीज़ें, इतना मतलब दिमाग इसमें लगाना पड़ता है। वही ना, क्लाइंट की ब्रीफ में डायरेक्शंस इतने होते हैं। अच्छा, उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने मार्केट रिसर्च किया है, उनको मार्केट रिसर्च से आई है वो चीज़। तो वो आप कई बार क्या करते हैं कि ये प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये बताना है। लेकिन अब क्लाइंट बोलता है कि यार जिनका ध्यान प्रॉब्लम पे नहीं था उनका भी चला जाएगा, ये भी नहीं बोलना है, प्रॉब्लम नहीं बोलना है, केवल सॉल्यूशन बोलना है। तो ऐसे बहुत सी बातें रहती हैं जो एडवर्टाइजिंग में आके समझ में आती हैं। हम तो पहले अलग सोचते थे। अच्छा, डिजिटल जब से ये आया है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग में आई है, तो उसमें कॉपीराइटिंग का अप्रोच क्या रहा है? मतलब कैसे अब अप्रोच रहा है? पहले तो प्रिंट हुआ करते थे या टीवीज़ वाले, अब तो डिजिटल, आप समझ गए ना, डिजिटल हर जगह रूल कर रहा है। तो इसमें कॉपीराइट का क्या रोल है? देखिए, डिजिटल क्या है, मैं आपको बताऊं कि फिल्में पहले भी बनती थी। वो फिल्म पहले टीवी पे चलती थी, अब वो फिल्म फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी चल रही है। तो वही फिल्म जब टीवी पे चलती थी तो हम उसको डिजिटल नहीं कहते थे। उसी फिल्म को जब हम फेसबुक और यूट्यूब पे चलने लगे तो उसको डिजिटल कहने लगे। अब हम एक डिज़ाइन की बात करते हैं, वो डिज़ाइन पहले होर्डिंग पे लगता था, वो डिज़ाइन पहले दैनिक भास्कर में और टाइम्स ऑफ इंडिया में आता था, तो हम उसको डिजिटल नहीं बोलते थे। अब वही सेम डिज़ाइन फेसबुक पे आ रहा था, हम उसको डिजिटल बोल रहे हैं। तो डिजिटल ऐसे कोई बहुत बड़ा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है। फ़ायदा भी हुआ है, खाली इसका फॉर्म अलग हुआ है। फ़ायदा भी हुआ है। फ़ायदा ये हुआ है कि हम नॉन डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो थी, मेन लाइन एडवर्टाइजिंग थी, हम उसमें केवल अपनी बात कहते थे। इस समय देखने वाला भी अपनी बात कमेंट में कह देता है, हाँ। पहली बात। दूसरी बात एक और थी कि हम प्रूव कर पाते हैं कि देखिए ये हमने फिल्म बनाई, इसको इतने व्यूज़ मिले, मतलब ये फिल्म सक्सेसफुल रही। कि टीवी में आप प्रूव नहीं कर पाते थे। बिल्कुल। प्रूव, मैं कहता था फिल्म अच्छी है, अब सामने वाला कह रहा है फिल्म अच्छी नहीं है, कोई कुछ नहीं बता सकते अच्छी है कि नहीं। लेकिन अब हमारे कमेंट्स और व्यूज़ और इसमें हम रिव्यू क्रिएटिव, हाँ, क्रिएटिव इंसान इस बात को अब प्रूव कर सकता है कि उसने अच्छा काम करके दिखाया। तो डिजिटल में ये है। और यूट्यूब में जनता आपके सामने है, वो न्याय करती है। उसको फिल्म अच्छी लगी है तो उसको लाइक करती है, फिल्म अच्छी नहीं लगी तो लाइक नहीं करती। बहुत बड़े क्रिएटिव डायरेक्टर ने कोई फिल्म बनाई है, उसको कोई लाइक नहीं कर रहा, उसको कोई पसंद नहीं कर रहा। बहुत साधारण एक सिंपल कॉलेज के लड़के ने फिल्म बना दी, नए कॉपीराइटर ने फिल्म बना दी, उसकी अच्छी बनी। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी आई है। एग्जैक्टली। आप जो कॉपी राइटिंग करते हैं, ठीक है, तो उसको आप कब उसको आप सक्सेस मानते हो कि भाई कि वो कंज्यूमर तक पहुंची? मतलब कौन सा लेवल है, कौन सा क्राइटेरिया है कि भाई आपने कुछ ऐड बनाया और कंज्यूमर को लगा कि, या नहीं लगा? मतलब आपकी खुद की भी एक पैमाना होगा कि भाई ये मेरा ऐड सक्सेस रहा है, या ये ओके रहा है, या फ्लॉप रहा है। तो कैसे पता है, मतलब कैसे उसको जज करते हैं? देखिए, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो पहले बता रहा था आपको, वही वाली बात है कि मैं अगर किसी एडवर्टाइजमेंट को पसंद करता हूँ, लेकिन व्यूअर्स उसे पसंद नहीं कर रहे, उसे कोई देख नहीं रहा, उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, उसे कोई लाइक नहीं कर रहा, तो वो ऐड सक्सेसफुल नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन सक्सेसफुल नहीं है। आपको
किसी भी अपने, मैं तो कह रहा हूँ एडवर्टाइजिंग की बात छोड़िए, आप अगर पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, आप बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाते हैं, उसको भी लोग पसंद करें तब वो अच्छा है। दुनिया की कोई भी क्रिएटिविटी को अगर दुनिया पसंद करती है तभी वो काम की है। अगर आपकी काम को दुनिया पसंद नहीं कर रही तो वो क्रिएटिविटी किसी काम की नहीं है। वो चाहे मतलब एडवर्टाइजिंग हो, चाहे फिल्म मेकिंग हो, एक कुछ भी चीज़ हो, क्रिएटिविटी का मतलब ही ये है कि वो सिर्फ आपको पसंद ना आ रही हो, आप उस चीज़ को कॉमन मैन की नज़र से देखना जानते हो। ट्रू। आप एक, आपने जो चीज़, आप उसको मेकर की नज़र से देखेंगे तो अच्छी लगेगी, क्योंकि आपने लिखा है उसे, बिल्कुल आपने बनाया उसे। आप कोई भी चीज़ बनाते हो तो आपको अच्छी लगती है बिल्कुल, क्योंकि वो अगर आपने आपको बनाई। अच्छी नहीं लगती तो आप लिखते ही नहीं आप उसको। लिखते ही अच्छी लग रही है, हाँ। लेकिन आपको क्या, आम आदमी की जो दुनिया है, ये संसार है पूरा, इस संसार की नज़र से आपको अपनी चीज़ को देखना आता है, और वो संसार फिर आपको आईना दिखाता है कि ये चीज़ अच्छी रही कि बुरी रही। वो मैंने जो आपको बताया कि जब से यूट्यूब वगैरह ये चीज़ें आई हैं, तो लाइक्स और कमेंट्स आए हैं, तो काफ़ी क्लियर हो गया है कि हम सही थे कि नहीं थे। तो ये ट्रू। चीज़। अच्छा, बिल्कुल आपने सही बात। अच्छा, एक बात और बताइए कि इस प्रोफेशन में, आपके करियर में अभी तक ऐसा कुछ आपके सामने कोई ऐसा चैलेंज आया जिसको आपको उसको क्रैक करने में, या उसकी एड को मतलब उसको बनाने में एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने आया? कोई ऐसा, कोई एक पर्टिकुलर आया हो गया और इसमें बड़ा मैं परेशान हो गया था, मतलब बहुत वक्त लगा, काफ़ी सारे मैंने खुद सेल्फ रिजेक्शन किए, ऐसा कुछ एक दो है आपकी लाइफ में कुछ? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब आप किसी एक चीज़ पे ही लगातार फिल्में बनाते हैं, हम्म। जैसे मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ, हमारी जो बात चली कि ज़्यादा माइलेज नहीं तो ट्रक वापस, ये एक हमारी लाइन थी। हाँ। अब इस एक लाइन को आप कितनी तरह से फिल्म बनाओगे इस पे? भाई एक बार आपने दिखा दिया कि एक ट्रक है जिसमें आपने डीजल डाला, वो चलता चला जा रहा है, चलता चला रहा है, रुक ही नहीं रहा है, यहाँ गया वहाँ गया, आपने तरह तरह की फिल्में बनाई। फिर आपको 15 दिन बाद फिर फिल्म बनानी है, 20 दिन बाद फिर फिल्म बनानी है, 1 महीने बाद फिर फिल्म बनानी है। अब ज़्यादा माइलेज नहीं तो ट्रक वापस, इसी पे आपको फिल्म बनाते जाना है, बनाते जाना है। तो ये एक चैलेंज हो जाता है कि हाँ, आपको एक ही मतलब ऐसा नहीं कि आप कभी ट्रक की फिल्म बना रहे हैं, कभी आप लकमे की लिपस्टिक की फिल्म बना रहे हैं, तो आप कभी किसी स्कूटर का मतलब होंडा एक्टिवा का बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको एक ही चीज़ को सालों तक आपको फिल्में बनानी है एक ही चीज़ पे। तो ये अपने आप में एक चैलेंज होता है कि भाई ऐसे भी करके देख लिया, ऐसे भी करके देख लिया। मतलब इसी चीज़ को बार बार नए तरीके से कैसे लोगों के सामने हाँ, लाना है? वो हो जाता है कभी कभी। मतलब कहते हैं ना, किसी आप घर की बहू से कहिए कि आपको रोज़ अरहर की दाल ही बनानी है, अच्छा। ना आपको सब्जी बनानी है, ना आपको कोई और चीज़ बनानी, खीर भी नहीं बनानी आपको। अब वो रोज़ अरहर की दाल अगर बनाएगी तो उसमें कैसे वैरायटी लाएगी? लेकिन वही हमारा चैलेंज रहता है कि चीज़ हमको वही बोलनी है, ज़्यादा माइलेज नहीं तो ट्रक वापस, या कोई भी चीज़। जो जो भी अगर आप ये लाइन लिखते हो, जिसको बोलते हैं अटेंशन ग्रैपिंग जो लाइन है, इसके लिए आप कैसे दिमाग लगाते हो? मतलब वो खुद ही, मतलब यानी कि खाते वक्त, सोते वक्त, लेटते वक्त, या अपने एक अपना एक आपका कोई स्पेस है जहाँ पर मैं बैठ के सोचता हूँ एक बातों को, पेन से लिखता हूँ, उसका क्या टेक्निक क्या है उसकी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि क्रिएटिविटी की कोई टेक्निक नहीं होती ऐसी। ये क्या होता है कि ये इंसान के अंदर होता है कि जैसे मुझे लिखने का शौक़ है, मुझे अकेले को नहीं है, हज़ारों लोगों को लिखने का शौक़ होता है। जिनको लिखने का शौक़ है, जिनको पढ़ने का शौक़ होता है, फिर उनको लिखने का भी शौक़ होता है। तो पढ़ने लिखने का शौक़ अगर आपको है, कौन सी पढ़ाई, फिज़िक्स और केमिस्ट्री नहीं, ये जो हल्का फुल्का लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर हो चाहे हिंदी लिटरेचर हो, अगर आप थोड़ा सा लिटरेरी बेंट ऑफ माइंड के हैं, साहित्यिक आपकी सोच है, तो आपको बचपन से ही लिखने और पढ़ने का शौक़ रहता है, अच्छी अच्छी चीज़ों का शौक़ रहता है। तो वो जिसके अंदर शौक़ रहता है, फिर वो जब एडवर्टाइजिंग में आता है तो वो जो उसने इतना लिखा और पढ़ा है, सारा काम आता है। तो आपके अंदर कोई ऐसी, मतलब मैं ऐसे समझाना चाहूँगा इस बात को कि आप किसी को कॉपीराइटर बना नहीं सकते। अगर कॉपी राइटिंग की क्वालिटीज़ उसमें है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। नसरुद्दीन शाह ने भी ये बात कही है कि एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती, सीखी कहीं से भी जा सकती है। उन्होंने कही है, सिखाई नहीं जा सकती, सीखी जा सकती है। सही में चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए तो आप उसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर एक्टिंग नहीं है तो फिर वो मुश्किल पड़ जाता है। ट्रू। तो यही राइटिंग में है कि आपके अंदर राइटिंग की कैपेबिलिटी या जो एक
नैक बोलते हैं उसको या सेंस बोलते हैं, वो अगर आपके अंदर है तो आप लिख सकते हैं। कोई टेक्निक, मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई टेक्निक होती है। अच्छा विनय जी, मुझे बताइए कि अब तक का जो आप एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कौन सा था, मतलब जिसमें आपको बहुत ही मतलब तारीफ मिली है, क्या था? अनकन्वेंशनल पूछना चाह रहे हैं। हाँ। देखिए, एक ऐड है हमारा, आप ने शायद देखा हो कि उसमें, वो भी महिंद्रा ट्रक एंड बस का ही है। उसमें एक कॉलेज स्टूडेंट है जो रात को 12-1-2 बजे के बाद घर आता है वापस। तो रात हो गई है, तो धीरे से दरवाज़ा खोल के अंदर आता है अच्छा। और सोचता है धीरे से अंदर जाके सो जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन उसमें एक सीन ये है कि उसके फादर उसका इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा। तो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, फादर सामने ही बैठे हैं। ओके। तो पूछते हैं कि भाई कहाँ से आ रहे हो। आप उस ऐड को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन बता देता हूँ मैं। तो पूछते हैं कहाँ से आ रहे हो, तो बोलता है मैं यहाँ गया था, ये गया था। तो बोलते हैं सब झूठ। अच्छा। तो बोलते हैं सब झूठ बोल रहे हो तुम इतने बजे यहाँ गए थे, 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 एकदम पूरा टाइम के साथ बताते हैं। और बोले सही बोल रहा हूँ मैं। तो बेटा कहता है हाँ सही बोल रहे हैं। बोल जब चलो ठीक है अंदर जाओ, कल से ऐसा मत करना। तो अब ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। ये क्या है, ये हमने ये बताया कि जिस तरह से ये बाप अपने बेटे पे ऐसे नज़र रखता है, ऐसे ही अगर आप अपने ट्रक पे नज़र रखना चाहते हैं तो ये वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कीजिए। तो वो अच्छा ऐड बना था, इंटरेस्टिंग ऐड था वो। नहीं नहीं, सही बात है। अच्छा, ये तो काफ़ी सारी आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेके, करियर की बातों को लेके आपसे बात करी है। अब कुछ थोड़े से पर्सनल लेवल पे भी हम लोग एक बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली आपके ज़ाती ज़िंदगी से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं, तो थोड़ा उस पर देखेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ तो आपने काफ़ी अच्छे से बयान करने की कोशिश करी कम लफ्ज़ों में, और अच्छा भी रहा, क्योंकि एक एडवर्टाइजिंग सबको समझ में नहीं आती कि होती क्या है, पर ऑब्वियसली कि आप इस लाइन में हैं तो आपने अच्छा बताया। विनीत जी, जो भी अभी तक आपने हमसे बात करी, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, बड़ी मज़ेदार आपने जवाब दिए और बहुत अच्छा कन्वर्सेशन रहा। थोड़ा सा मैं आपसे कुछ पर्सनल लेवल पे कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने सुना है आपके फ्रेंड सर्कल्स में कि आप एथीस्ट हो। जी तो एथीस्ट आप सही हो? पहली बात तो बताया, आप एथीस्ट हो? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, तो बताएंगे कि क्यों आप एथीस्ट हो? क्योंकि ये जो सवाल जो है ना, ये काफ़ी लोगों के दिमाग में चलता है। इनफैक्ट अभी अभी हाल ही में जावेद अख्तर साहब का भी एक इंटरव्यू काफ़ी वायरल हुआ था, बल्कि लोग उसको देख ही रहे हैं। तो कैसा लगता है आपके जो जावेद अख्तर की जो वर्जन है, जो उनकी जो सोच है, उसको कहाँ तक आप सपोर्ट करते हो? या अगर आप एथीस्ट हो तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है वो जावेद अख्तर साहब से मिलती है। तो ज़रा उस पर बताएंगे कैसे, क्यों आप एथीस्ट हो? देखिए, जावेद अख्तर साहब की सोच मुझसे मिलती है, मेरी नहीं, हर एथिस्ट की सोच उनसे मिलती है। और सारे एथिस्ट की सोच, अगर वो असली एथिस्ट हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं नकली एथिस्ट और असली एथिस्ट क्या होता है, कि कुछ ऐसे लोग भी एथिस्ट होते हैं जो सिर्फ फैशन के लिए एथिस्ट बन जाते हैं। मतलब कोई नमाज़ पढ़ने जाता है या कोई मंदिर जाता है या कोई कुछ भी करता है तो उसका मजाक उड़ाने के लिए एथिस्ट बने हैं। उनकी कोई सोच नहीं है। अगर आप उनसे एथिस्ट के बारे में बात करोगे, 5 मिनट भी बात नहीं कर सकते हो कि एथिज्म क्या है, आप एथिस्ट क्यों हैं। तो आप 5 मिनट की बात करोगे तो नहीं कर सकते। लेकिन वो ये कर सकते हैं कि मंदिर जाना क्यों ख़राब है, नमाज़ पढ़ना क्यों ख़राब है, ये बातें उनसे आप करवा लो, तो वो तो अलग खेल हो गया। अब अपन आते हैं उन एथिस्ट के ऊपर जो इसलिए एथिस्ट हैं कि ये दुनिया को देखते हैं, ये दुनिया कैसे चल रही है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, कैसे चल रहा है, क्या चक्कर है। ये पूरा जो आप भी सोचते होंगे, हम भी सोचते हैं, तो हम बचपन से देखते हैं ये हो क्या रहा है, चक्कर क्या है ये। तो फिर सोचते हैं इसके पीछे कौन है, तो फिर वो ईश्वर पे आता है, और फिर आता है ईश्वर अगर है तो फिर ये दुनिया ऐसी क्यों चल रही है। ये भी आती है बातें दिमाग में, सबके दिमाग में आती हैं। ये कोई ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। सबके दिमाग में ये आता है कि ये दुनिया, अगर ईश्वर इसके पीछे है, इसके पीछे कोई सुप्रीम पावर है, तो ये दुनिया इतनी बुरी तरीके से क्यों चल रही है। और यही जावेद अख्तर हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, इस तरह की बातें ही दिमाग में आते 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 आदमी सोचता है, आदमी पढ़ता है, आदमी अपने जैसे लोगों से बात करता है। जावेद अख्तर जैसे लोगों से बात भी करता है, और वो उनकी जो अभी बहस हुई है, मुफ्ती साहब है ना, वो मुफ्ती साहब जैसे लोगों को भी सुनता है, सबको सुनता है, और धीरे धीरे अपना एक बनाता है कि भाई मैं, अब एक और तीसरा वर्ड और चला है जो मैंने बताया, एग्नोस्टिक।
एग्नोस्टिक वो है, अब क्या है, एक तो वो फैशन हो गया कि एथिस्ट कहते कहते एथिस्ट पुराना फैशन हो गया तो हम नया फैशन करेंगे एग्नोस्टिक वाला। अच्छा। एग्नोस्टिक एक्चुअली एक वो स्टेज होती है जो एथिस्ट बनने से पहले आती है। आपके मन में थोड़ा डाउट पैदा होता है कि कोई सुप्रीम पावर है भी कि नहीं, और वो डाउट में जब आप चलते हैं तो आप होते हैं एग्नोस्टिक। वो आपको कई बार ये वर्ड नहीं पता होता है, एग्नोस्टिक आपको वर्ड नहीं पता होता, लेकिन इस वर्ड को पता नहीं है, लेकिन आप हो एग्नोस्टिक क्योंकि आप दुविधा में हो। और दुविधा आपकी धीरे धीरे खत्म होने लगती है और धीरे धीरे आप एथिस्ट की तो चले जाते हैं, तो आप बन जाते हैं एथिस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि आप कह रहे हैं ना कि कैसे बने, बनने की कोई वजह नहीं होती, बनने की वजह यही उलझाव है पूरा, कि एक उलझन, ये चल के आ रहा है दुनिया के। अच्छा, और ये भी आप देखिए ना कि बुरे काम होते हैं, तो ऐसा कहा गया है हमारी किताबों में भी, हर धर्म की किताबों में ये बात लिखी है कि जो बुरा कर रहा है उसके साथ बुरा होगा, जो अच्छा कर रहा है उसके साथ अच्छा होगा। लेकिन हम देखते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, बुरा कर रहा है उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा, जो अच्छा कर रहा है उसके साथ। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि काबिलियत जीतती है, अच्छाई नहीं जीतती, बुराई भी नहीं जीतती। काबिलियत अच्छाई के साथ है तो अच्छाई जीतती है, काबिलियत बुराई के साथ है तो बुराई जीतती है। तो जब काबिलियत जीत रही है, अच्छाई नहीं जीत रही, बुराई नहीं हार रही, तो फिर सुप्रीम पावर क्या कर रही है, ये दिमाग में आता है। अभी जैसे अभी आपने जो बहस देखी हुई, आपने देखी ना पूरी वो बहस? मैंने देखी है। मैंने भी देखी, सभी ने देखी है। तो उसमें उन्होंने बताया, एक पॉइंट था उसमें कि भाई बुराई इसलिए है कि अच्छाई की कीमत हो। तो ये तो अजीब सा लॉजिक हो गया, मतलब 10 आदमी हैं, 10 आदमियों को में से किसी एक की टांगें इसलिए तोड़ दी जाएं एक्सीडेंट में कि बाकी 9 को ये एहसास हो कि वाह मेरे पास 2 टांगें हैं, मतलब इसके लिए एक की टांग तोड़ना ज़रूरी है। ये क्या का लॉजिक है? 10 लड़कियां हैं, उनमें से किसी को इस बात की खुशी नहीं है कि मेरा रेप नहीं हुआ, तो एक का रेप किया जाए फिर, जिससे कि बाकी 9 को खुशी हो कि हमारा रेप नहीं हुआ। ये क्या लॉजिक है? मतलब इसलिए बुराई है कि अच्छाई की कीमत हो, मतलब इसलिए किसी को आप मर्डर करवाओ कि बाकी लोगों को खुशी हो कि हमारा मर्डर नहीं हुआ। क्या लॉजिक है ये? बच्चों जैसा लॉजिक है ये। लॉजिक मुफ्ती साहब ने नहीं, हर थीस्ट जो होते हैं, जो भी आस्तिक होते हैं, वो यही कहते हैं, क्योंकि उनके पास इसका जवाब नहीं है कि आदमी बुरा काम कर रहा है तो उसके साथ बुरा क्यों नहीं हो रहा, जो अच्छा कर रहा है उसके साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। तो वो कहते हैं कि भाई ये बुराई इसलिए हमने रखी है, फिर वो कहते हैं हम इनको बाद में दंड देंगे, बाद में सज़ा देंगे। अरे भाई, किसी से बुरा काम करवाओ फिर उसको सज़ा दो। वो ये भी कहते हैं, हालांकि ये भी कहते हैं कि अगर आपकी किसी ने टांगें तोड़ दी तो आपने उसकी टांगें पहले तोड़ी होंगी, ये भी बताते हैं वो। अरे तोड़वाई क्यों रहे हो टांगें? हम तोड़े, फिर वो हमारी तोड़े, फिर हम उसकी तोड़े, क्या है यार ये बच्चों ऐसे लॉजिक है। तो वो बहस चलती है तरह तरह की, कहने अच्छा दूसरे इस तरह के भी एस्थीस्ट हैं कुछ कि किसी लड़की से प्यार करते थे, वो लड़की से बहुत भगवान से मांगा कि लड़की हमको मिल जाए, वो लड़की उनको नहीं मिली। या कुछ बनना चाहते थे, आईएएस बनना चाहते थे, आईपीएस बनना चाहते थे, भगवान से कहा, मेहनत भी की, नहीं हो पाया, भगवान से नाराज़ हो गए। अब आप भगवान से नाराज़ हो के एथिस्ट बने हो, तो आप किससे नाराज़ हो इसका मतलब आप उसे मानते हो ना, तभी तो उससे नाराज़ हो। नाराज़ किससे हो? मतलब आप उसे मानते हो। नाराज़ हो के आप कहने लगे वो है ही नहीं, ये एथिस्ट नहीं होता। एथिस्ट का मतलब ये है कि आप इस बात को समझें। एक बड़ा सिंपल लॉजिक है, एक ही बात कहते हैं सब लोग कि ये संसार किसने बनाया। एक मटका है, वो मटके को जब आप देखते हो तो आप कहते हो कि कोई ना कोई तो कुम्हार होगा ना जिसने इसे बनाया होगा। जब मटके को देख के सोचते हो कि कोई कुम्हार होगा इसने बनाया हो, तो इस दुनिया को भी तो किसी ने बनाया होगा। मटके वाला लॉजिक दुनिया पे काम नहीं करता, क्योंकि मटके के बारे में भी मैं आपको बताऊं, मटका किसी ने बनाया नहीं है। मटके की जो मिट्टी थी, जो अणु थे, जो परमाणु थे, वो शुरू से हैं, बस उनका रूप बदला है। लेकिन ब्रह्मांड के साथ ये यूनिवर्स के साथ ये लॉजिक नहीं लगा सकते हम। अब आप उसमें भी एक बात और है जो आपने भी सुनी होगी, अगर आपने पूरी बहस सुनी है तो, कि सुप्रीम पावर जो है वो शुरू से है, उसकी कोई शुरुआत ही नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है, कोई शुरुआत ही नहीं है उसकी। तो जब आप ये मानते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी शुरुआत ना हो, तो फिर यूनिवर्स को ही मान लो ना, सुप्रीम पावर को क्यों जान जाते हो? आप कहते हो सुप्रीम पावर की कभी शुरुआत नहीं हुई, तो हम ये मानते हैं कि यूनिवर्स की कभी शुरुआत नहीं हुई, यूनिवर्स शुरू से है। यूनिवर्स को तो किसी ने बनाया है, लेकिन सुप्रीम पावर को किसी ने नहीं बनाया, वो शुरू से। जब सुप्रीम पावर शुरू से हो सकती है, यूनिवर्स भी शुरू से हो सकता है, ये हमें समझना पड़ेगा। सुप्रीम पावर को जो लोग मानते हैं, कोई बुराई नहीं है। मैं आपको सही बताऊं कि सुप्रीम पावर को मानने वाला फ़ायदे में है। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई हम थीस्ट हैं, हम फ़ायदे में हैं कि आप फ़ायदे में? उनको बोलता हूँ आप फ़ायदे कैसे? कभी हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई हमारी बात सुन नहीं रहा,
कोई हम सच्चे हैं लेकिन हमारी सच्चाई कोई मान नहीं रहा क्योंकि हम प्रूव नहीं कर पा रहे, तो हमें मन में शांति रहती है कि सुप्रीम पावर देख रही है। वो शांति हमारे पास नहीं है, वो शांति थीस्ट के पास है, क्योंकि हम तो मानते हैं कि नहीं है कोई हमारे ऊपर, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, गलत होता जा रहा है, गलत होता जा रहा है। मैं सोचता हूँ यार ये कब ठीक होगा, तो मेरे उस पर भरोसा रहता है मुझे मालिक पे कि मालिक देख रहा है, सब कुछ ठीक कर देगा। हमें नहीं है उस पर। तो एक साइकोलॉजिकल फ़ायदा तो मिलता है सुप्रीम पावर के कॉन्सेप्ट का। सबसे बड़ा फ़ायदा मैं तो बहुत तारीफ़ करता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको एक वो कहते हैं ऑल इज़ वेल, तो ऑल इज़ वेल का एक कॉन्सेप्ट रहता है कि मालिक देख रहा है, सब कुछ ठीक कर देगा। वो थीस्ट के पास नहीं है, तो बहुत बड़ा फायदा है वो। तो मैं मानता हूँ वो फायदा, वो सुकून तो हम एथीस्ट भी तो ले सकते हैं। वो तो नहीं, इसलिए नहीं ले सकते कि वो समझ गए हैं ना कि नहीं है। वो एक बार अगर आपने समझ लिया कि इस कमरे में कोई नहीं है, तो आपने कमरा खोल के देख लिया ना, अब वो मामला, अब जो जान लिया उसको अनजाना नहीं किया जा सकता। तो वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट था जहां पर आप एथीस्ट बनने की तरफ इंक्लाइंड हुए? देखिए, कभी भी एक पॉइंट नहीं आता है, सोचते सोचते, बातें करते करते, पढ़ते पढ़ते, दूसरों को सुनते सुनते, समझते समझते ये चीज़ आती है कि कोई चीज़ अगर सुप्रीम पावर होती तो ये दुनिया ऐसी नहीं चल रही होती। और चलो अपन मान लेते हैं अगर है, जैसे उन्होंने भी, वही मैं उनकी बात कोट करूँगा, जावेद अख्तर की। उन्होंने कहा कि आप दुआ मांगते हैं या आप मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं कि मेरी लड़की की शादी करा दो, मेरा मकान बनवा दो, मेरी नौकरी लगवा दो, तो वो कई बार आपकी दुआ कबूल भी होती है। तो अगर आप इंटरफियर कर सकते हैं तो फिर इतनी बुरी बुरी चीज़ें हो रही हैं, बिना कहे ही ठीक करो ना। इतनी बुरी चीज़ें क्यों होने दे रहे हो? इतने बुरे बुरे काम दुनिया में क्यों होने दे रहे हो आप? ये चीज़ लोगों को एथिस्ट बनाती है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कि सारी कम्युनिटी का एक ग्रुप होता है ना, अलग अलग कम्युनिटी होता है, जैसे कि साउथ इंडियन कम्युनिटी, नॉर्थ इंडियन कम्युनिटी, और अब हर तरह के लोग हैं। तो आपकी एथीस्ट की भी कोई कम्युनिटी है? नहीं, मेरे मतलब होंगे, मुझे नहीं पता। अच्छा। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप होते होंगे, फेसबुक के भी कुछ ग्रुप होते होंगे, लेकिन मैं उनका मेंबर नहीं हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप्स तो होंगे, कम्युनिटी होंगी, बड़े बड़े व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, और हो सकता है ये लोग कहीं मिलते भी हों, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हों जो मीटिंग्स करती हों, सब होता होगा। लेकिन इतना फेमस तो नहीं है, क्योंकि अब जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम इस्लाम धर्म है, या जो भी धर्म है बाकी, ये पुराने चले आ रहे हैं, तो इनके नंबर ऑफ मतलब फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। और एथिस्ट जो लोग हैं वो इतने सारे नहीं हैं, लेकिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जैसे जैसे दुनिया लॉजिकल होती जाएगी, रीजनिंग बढ़ती जाएगी, दिमाग, सोचने समझने की क्षमता, ये सब जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आप देखिए ना, एथिज्म बढ़ता चला जाएगा। और एथिज्म बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि अगर आप डेटा देखें तो एथिज्म बढ़ता जा रहा है। और हमने तो ऐसा भी देखिए, हमारे सामने ऐसे केसेस भी दुनिया के सामने आए हैं जहाँ हमने देखा कि बड़े बड़े साइंटिस्ट जो एथीस्ट थे, उन लोगों ने धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल, साइंटिस्ट क्या, बिल्कुल दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। उस बात को क्या करेंगे फिर आप? नहीं, देखिए अब ऐसी वाली बात होती है कि किसी को भी आप ज़बरदस्ती लॉजिक दे के ना तो थीस्ट बना सकते हैं ना एथिस्ट बना सकते हैं। आदमी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से काम करता है। देखिए, एक उन्होंने पॉइंट उठाया था उसमें, जो उनकी मुफ्ती साहब की और जावेद साहब की बहस चली थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मिडिल ईस्ट में रेप बहुत कम होते हैं और यूरोप में रेप बहुत ज़्यादा होते हैं। ये उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि औरतों को अगर घर से बाहर जाने की इजाज़त ही आप मत दो, काम करने की इजाज़त मत दो, ऑफिसों में जाने की इजाज़त मत दो, तो रेप नहीं होंगे। अगर किसी रास्ते पे लूट होती है, दो तरीके हैं। अगर किसी रास्ते पे लूट होती है तो आप उस रास्ते पे जाएं भी और तो भी लूट ना हो तो मैं तारीफ़ मानूंगा कि पुलिस की व्यवस्था अच्छी है, लोग अच्छे हैं, कि अकेला आदमी जाता है, लूट नहीं होती। आपको उस रास्ते पे जाएंगे ही नहीं तो लूट कहाँ से होगी? तो ये कोई तारीफ़ नहीं है। मिडिल ईस्ट में औरतों को काम ही नहीं करने दिया जाता, औरतें जाती ही नहीं है इतनी ऑफिस में काम करने के लिए। यूरोप में हर दूसरी औरत जा रही है, इतनी सारी औरतें काम करने जाएंगी, निश्चित रूप से होगा ना जो गलत काम है। मतलब मेरा मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट में नहीं हो रहा, उसकी वजह मज़हब नहीं है, उसकी वजह है कि मौके ही नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पिताजी, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से आता हूँ, तो मेरे पिताजी बहुत पूजा पाठ, अभी तो उनकी डेथ हो गई, पूजा पाठ करते थे। तो वो मुझे अक्सर कहते थे कि
देखो ईश्वर है, देखो ये। तो टीवी में आता है तो मान ली किसी जगह से कोई पानी टपक रहा है या कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे न्यूज़ चैनल वाले इस तरह से बताते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वैज्ञानिक भी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विज्ञान भी मौन है। तो जैसे ही ये वर्ड आता है कहीं भी, देखिए यहाँ पर विज्ञान भी मौन है, तो मेरे पिताजी जोश में आ जाते थे, बोलते देखो तुम साइंस ज़्यादा करते हो ना, यहाँ पे विज्ञान भी मौन है। तो मैं उनको बताता था कि विज्ञान इसलिए मौन है कि विज्ञान झूठ नहीं बोलता। धर्म मौन नहीं है कि धर्म को सब पता है कि क्यों पानी, ईश्वर की लीला है। विज्ञान नहीं बोल सकता ईश्वर की लीला, विज्ञान चुप है। मौन वही रहता है जो इस बात को मानता है कि मुझे नहीं पता, मैं पता करके बताऊंगा आपको। तो जब भी ये आए कि विज्ञान, यहाँ विज्ञान मौन है, तो विज्ञान की हार नहीं है, वो विज्ञान की डिग्निटी है कि विज्ञान झूठ नहीं बोल रहा है, चुप है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपने थीस्ट के ऊपर भी एक रोशनी डाली, पर हम तो यही कहेंगे लास्ट में कि भाई जो थीस्ट है और जो अथीस्ट है वो अपने अपने बिलीफ पे रहे। बस। जैसे आपने बताया कि कोई लॉजिक नहीं होता या किसी को कोई फोर्सफुली आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर ऑब्वियसली जैसे भी जो लोग खुश हैं अपने खुश है, बाकी की और चीज़ों पे ध्यान दें कि वो इंसानियत को बनाए रखें। मानना नहीं मानना, किस धर्म को मानना वो उसका खुद का बिलीफ है, किस धर्म को मानना है या किसी भी धर्म को नहीं मानना है, ये आज़ादी है। और आज़ादी है, बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो बहस अभी हुई है, जो अभी इतनी बड़ी ऐतिहासिक बहस हुई, इस बहस पे भी बहस करने की ज़रूरत नहीं है। जो वो सोच वो बहस तो हो गया, उन्होंने अपनी बात कर दी। अब उसके बाद वो सोशल मीडिया में एक पूरा धड़ा इधर बट गया है, जावेद अख्तर को ख़राब कह रहा है, एक मुफ्ती साहब को ख़राब, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है भाई। सोचने के दो ढंग हैं। कभी हो सकता है ये प्रूव हो जाए कि सुप्रीम पावर नहीं है, कभी हो सकता है ये प्रूव हो जाए कि सुप्रीम पावर है, देख लेंगे, जो होगा वो चलने दो। इसलिए आप कॉपी राइटिंग में हैं। कॉपी राइटिंग का मतलब ये होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को अच्छे लफ्ज़ों में बयान करते हैं। जी जी, ठीक है, तो उसी से मैं कुछ और सवालात करता हूँ, देखता हूँ आप उसके कैसे उसको मुझे जवाब देते हैं। जैसे अगर मैं कहूँगा सर स्मार्ट ऑनेस्टी क्या है, इसको कैसे आप बोलोगे? ठीक है, स्मार्ट ऑनेस्टी आजकल ये वर्ड चल रहा है। मैं स्मार्ट तो है, पर और स्मार्ट ऑनेस्टी एक वर्ड है। हाँ। तो उसको आप कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे एक्चुअली? देखिए अभी क्या है, पहले एक ज़माने में, पहले मैं दूसरा एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा इसका, कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आपको सुना होगा आपने कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी, उसका हिंदी अगर अपन करेंगे तो ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है, या उसको अपन कहें कि ईमानदारी से रहने में फ़ायदा है। आज लोग कहते हैं कि नहीं, आज ऐसा नहीं है, आज तो बेईमान आदमी आगे जा रहा है। सही। कहते हैं ना लोग, ये बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, ऐसा कुछ नहीं होता यार, पैसों से ही सब कुछ होता है, बेईमानी सब कुछ, ऐसा नहीं है। विद अ लिटिल स्मार्टनेस, ऑनेस्टी इज स्टिल द बेस्ट पॉलिसी। थोड़ी सी आप स्मार्टनेस के साथ अगर आप आज भी ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, आप देखिए ना ये बड़े बड़े जो लोग, जो इतने सक्सेसफुल लोग हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, बहुत क्रेडिबिलिटी है। ये क्या सब बेईमानी से पहुँचे हैं ऊपर? अगर ये सब बेईमान, तो इनको सब बेईमान कहते होते हैं, लेकिन उनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है मार्केट में। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो करोड़ों रुपए का माल उठा लेते हैं, किसी से भी पैसा ले लेते हैं, किसी को भी पैसा दे देते हैं, कुछ क्रेडिबिलिटी है ना, तो क्या वो बेईमान लोग हैं? उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई है आपकी, एक समाज में, एक मार्केट, समाज तो नहीं कहूँगा मैं, अब इन बिजनेस की बात कर रहे हैं, मार्केट में आपकी एक इमेज बनती है, क्रेडिबिलिटी बनती है। वो क्रेडिबिलिटी बिना ऑनेस्टी के नहीं बन सकती है, बिना ऑनेस्टी के क्रेडिबिलिटी नहीं बन सकती, और क्रेडिबिलिटी के बिना आप बिजनेस नहीं कर सकते। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ऑनेस्टी काम की चीज़ नहीं है? तो वो है स्मार्ट ऑनेस्टी, कि कहाँ ऑनेस्ट होना है, कहाँ ऑनेस्ट नहीं होना है, ये आपको पता हो। जो ऑनेस्ट नहीं है उसके साथ आपको भी ऑनेस्ट नहीं होना है। जब आप ये समझ गए कि कहाँ ऑनेस्ट नहीं होना है, तो आप स्मार्ट ऑनेस्ट बन गए। सही। अच्छा, मैं दूसरा सवाल अगर आपसे करूं, एक वर्ड है ओके, सच्चाई हमेशा जीतती है, तो आपको क्या आप इस बात को बोलोगे? ये सिर्फ मतलब यानी कि सिर्फ किताबों की कहानियों की बातें हैं, क्या इसमें कुछ प्रैक्टिकलिटी में भी इसमें कुछ बातें हैं क्या? आप, मैं चाहूँगा आपके जो कॉपी राइटिंग का जो आपके अंदर टैलेंट है उससे जवाब दीजिए। सर कॉपी राइटिंग की इसमें कोई बात नहीं है, मैं सिंपली इसका जवाब दूंगा। देखिए, किस्से कहानियाँ जो लिखे जाते हैं, मतलब मैं सारे किस्से कहानियों की बात नहीं कर रहा, 95% की बात कर रहा हूँ, वो लिखे जाते हैं इस दुनिया को सुधारने के लिए, किसी भी तरह से हमें मैसेज देते हैं उसमें। तो किस्से कहानियों में जो आखिरी में होता है, उनका कहना ये है कि ऐसा होना चाहिए, होता नहीं है, ऐसा होना चाहिए। कहानियों का अंत हमें कहानियों का अंत हमें ये नहीं बताता कि क्या हो रहा है, ये बताता है क्या होना चाहिए।
तो किससे कहानी हो, क्या फिल्में देखिए आप, विलेन खराब काम कर रहा है, हीरो अच्छे काम कर रहा है, बाद में हीरो की जीत बताते हैं विलेन की। दुनिया में ऐसा नहीं होता। देखिए वही वाली बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि सीधी लाइन में किसी चीज़ का आंसर नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है, ये भी गलत है। सच्चाई कोई कीमत नहीं है, ये भी गलत है। और कीमत है ये, देखिए उसमें ऐसा है, काबिलियत जीतती है। अब काबिलियत अगर सच्चाई के साथ हो तो सच्चाई जीतती है, काबिलियत अगर झूठ के साथ हो तो झूठ जीतता है। जीतती काबिलियत है, सही है। ये पॉइंट है। हाँ एक्चुअली सही बोला आपने। काबिलियत जीतती है। आप काबिल हैं अगर, तो आप झूठ के साथ हो तो झूठ जीत जाएगा। तो झूठ अपने आप में कुछ नहीं है, उसके साथ कौन है, के साथ उसके में साथ कौन है। एग्जैक्टली। काबिलियत जीतती है इस दुनिया में। क्या दो आमने वेल सामने, सेड, वेल सेड। दोनों दो आदमी आमने सामने हैं, कौन सच्चा है कौन झूठा है, वो अपने आप सच्चा हो जाएगा जो काबिल होगा कि अपनी बात को प्रूव कर देगा। सही बात। तो दूसरे जैसे कि अब आजकल लोग सिंप्लिसिटी को वीकनेस समझने लगे, इस पे क्या बोलेंगे आप? देखिए सिंप्लिसिटी को वीकनेस मैं आपको बताता हूँ कि मैं अगर बहुत अमीर आदमी हूँ, मेरे पास करोड़ों अरबों रुपया है, तो मेरी सिंप्लिसिटी स्टाइल बन जाती है। और अगर कोई गरीब आदमी है, उसके पास उतना नहीं है पैसा, और लेकिन उसका नेचर सिंप्लिसिटी वाला है, तो उसकी सिंप्लिसिटी को एक कमज़ोरी मान लिया जाता है। तो सिंप्लिसिटी भी इस बात पे आजकल तय करते हैं लोग कि आपके पास पैसा कितना है, रिसोर्सेज कितने हैं, कनेक्शंस क्या हैं आपके, और सब कुछ है आपके पास, फिर भी अगर आप सिंप्लिसिटी की लाइफ जी रहे हैं तो वो आपकी एक अदा है, वो आपका स्टाइल है। मजबूरी नहीं होनी चाहिए मजबूरी आपकी, नहीं है, मजबूरी नहीं। और मैं तो कहता हूँ कि सिंप्लिसिटी, एक और मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मुझे याद आई अभी, कि चलिए फैशन, हम ये देख, कई लोग फैशन नहीं करते, दिखावा नहीं करते कि वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, महंगे कपड़े, महंगा चश्मा नहीं पहनते, लेकिन वो फैशन न करने का दिखावा करते हैं। ये भी एक फैशन है, फैशन न करने का दिखावा। वो हम फैशन नहीं करते, हम इस बात को बहुत हाईलाइट करते हैं, तो ये भी एक फैशन है उनका। ये और खतरनाक फैशन है। फैशन नहीं करने का फैशन, कुछ दिखावा न करने का दिखावा करते हैं हम। अब दिखावा नहीं करते, इस बात का दिखावा भी दिखावा होता है। हम फैशन नहीं करते, इस बात का दिखावा भी फैशन करना है। क्योंकि आजकल ऐसा माना जाता है जो ज़्यादा बोलता है वो बहुत ज़्यादा दिमागदार है या टैलेंटेड है। कैसे समझोगे आप, हाँ कैसे ये समझाओगे आजकल, इस बात हाँ को? ये आजकल एक है। देखिए इसमें भी वही वाली बात है कि चार तरह के लोग आएंगे। ज़्यादा बोलने वाले, अच्छा बोलने वाले, कम बोलने वाले, अच्छा बोलने वाले, कम बोलने वाले, बुरा बोलने वाले, ज़्यादा बोलने वाले, बुरा बोलने वाले। क्या ये बात। चार कैटेगरी। सबसे अच्छे वो लोग हैं जो ज़्यादा भी बोल देते हैं और अच्छा भी बोलते हैं, मतलब वो बोलते जा रहे हैं लेकिन आपने आपको बहुत अच्छा अच्छे से कैटेगराइज किया है ये सारी चीज़ों को। इसी तरह से होता है। तो कुछ ऐसे हैं जो कम बोलेंगे लेकिन अच्छा बोलेंगे, कुछ ऐसे हैं जो कम बोलेंगे लेकिन बुरा ही बोलेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा भी बोलेंगे और बुरा ही बोलेंगे। क्या बात। सही बात है। और ऐसे लोग मुझे ये लगता है सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जो ज़्यादा भी मैंने बोल पढ़ा, रहे हैं हाँ, और बुरा भी बोल रहे हैं। तो ऐसे बहुत है। एक कहते हुए ना बड़ी फेमस लाइन है, सीक्रेट बिहाइंड बिहाइंड बीइंग बोरिंग इज टेलिंग एवरीथिंग। मतलब आप तब आप एक बोर आदमी बन जाते हो जब आप हर बात बता, भाई ये चीज़ भी हमें पता होना चाहिए कि सामने वाला इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा। आपने भी देखे होंगे ऐसे लोग बोलते जा रहे हैं, उनकी बात में सामने वाला इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा, वो पता ही नहीं करते इस बात का। तो वो जो बोलने वाले हैं, जो अच्छा भी बोलते हैं और ज़्यादा भी बोलते हैं, वो तो उनको स्मार्ट माना जाता है और वो होते भी हैं। बिल्कुल भी सही बात, बिल्कुल सही आपने। देखिए एक बात और, छोटी सी बात यहाँ पे जोड़ूंगा मैं, कि यूट्यूब और ये सब चीज़ें, जो फेसबुक इतनी ज़्यादा बातें आ गई हैं आजकल सामने, इतनी ज़्यादा बातें आ गई हैं कि सबने सब कुछ सुना हुआ है। अब आप इस डिजिटल वर्ल्ड में भी नई बात बोलें, ये बड़ा टफ हो गया है। सबने सब कुछ बोल दिया है। सबने सब कुछ बोल दिया, बिल्कुल बिल्कुल सही और बात है। क्रिएटिविटी इसी को कहते हैं। मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ कि आप दिन भर में जितनी बातें बोलते हैं, मैं दिन भर में जितनी बातें बोलता हूँ, हमने वो सारी बातें कहीं ना कहीं पढ़ी या सुनी हैं। बिल्कुल लेकिन आप कई बार ऐसी बातें भी बोलते हैं जो आपने कभी पढ़ी और सुनी नहीं है, आपने खुद सोची हैं। सही है। वो बातें आप जितनी ज़्यादा बोलते हैं उतने आप क्रिएटिव हैं, सही जो बात। आपने कहीं पढ़ा नहीं और कभी बिल्कुल सुना बिल्कुल। नहीं। नहीं, टोटली मैं अग्री करता हूँ आपकी इस बातों से। बिल्कुल।
अच्छा, दूसरा सवाल अगर मैं आपसे करना चाहूँ तो वो ये है कि रिश्ते को लेकर, रिश्ता क्या बराबरी पे टिका होता है? मतलब मैं आपको जितना रिस्पेक्ट दूंगा, आप मुझे उतना दोगे, तो वो हमारा रिश्ता टिकेगा? इस पे क्या आप बोलोगे? देखिए, मैं ऐसे अगर अपन इसको समझना चाहें तो हम इसको दो दोस्तों के लिए भी ले सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए भी ले सकते हैं। होता क्या है कि कभी भी कोई भी बड़ा अच्छा एग्जांपल है सलीम जावेद का। सलीम जावेद का एग्जांपल लेते हैं अपन। इन्होंने फिल्में बनाना शुरू की। मुझे तो कहीं सुनने में नहीं आई ये बात, मैं सिर्फ अपने अंदाजे से कह रहा हूँ कि जब भी दो लोग कोई काम करते हैं तो ए और बी कभी भी 50-50% के नहीं होते। जब भी हम कोई काम करते हैं, मान लो मैं और आप कोई काम करते हैं, हम कोई काम करेंगे तो हम 50-50% नहीं होंगे। कभी आप 40% होंगे, मैं 60 होऊंगा, या मैं 40 होऊंगा, आप 60। एकदम 50-50 तो नहीं बनाया ना हमें, पॉसिबल नहीं है। हमें बनाया ही नहीं है, मैथमेटिक्स के हिसाब से थोड़ी बनाया है। तो अगर मेरा 40% आ रहा है, या मेरा, और मैं इसको बारीकी में ले जाता हूँ, मेरा 49% है, आपका 51% है, आप मुझसे 2% आगे हो उस काम में, आपका कंट्रीब्यूशन किसी चीज़ में 51% है। बिल्कुल तो ये मतलब नेचुरल है ना। नेचुरल है। लेकिन अगर मैं इस बात को आपको बार बार जताता हूँ कि नहीं यार मेरा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, वहाँ दरारें आना शुरू होती हैं। तो बराबरी हो ही नहीं सकती किसी भी चीज़ में। आप हस्बैंड वाइफ को ले लेते हैं, हो सकता है हस्बैंड ज़्यादा खूबसूरत हो, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ज़्यादा इम्प्रेसिव हो पर्सनैलिटी में, वाइफ उतनी ना हो, या उसका उल्टा हो, वाइफ ज़्यादा। तो वो दोनों बराबर नाप के स्केल से तो नहीं लेके आए ना अपन। आप हाइट नाप सकते हैं, पर्सनैलिटी, गुण, सब कुछ तो नहीं नाप सकते, बुद्धि, हर चीज़ में बराबर करके तो शादी नहीं होती, लव मैरिज भी नहीं होती। अब बाद में हस्बैंड को ये फील होता है कि यार मैं थोड़ा इससे बेटर हूँ, तो वो इस बात को जताना शुरू करता है कि मैं बेटर हूँ तुमसे, मुझे अच्छी लड़कियाँ मिल सकती थी, या लड़की ये बोलती है बातों बातों में, महसूस कराती है। तो ये दोस्तों में भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ में भी हो सकता है, भाइयों में भी हो सकता है। आप बराबर कभी नहीं हो सकते किसी भी चीज़ में। स्केल से नाप के दोस्तियाँ नहीं होती, स्केल से नाप के शादियाँ नहीं होती, स्केल से नाप के भाई नहीं होते। आपको समझना पड़ेगा कि बराबरी नहीं रहेगी, और इस चीज़ को जताना नहीं है। ट्रू, सही बात है, बिल्कुल। इसी पे एक और सवाल मैं पूछूंगा आपसे, मतलब सवालात क्या जो हम कन्वर्सेशन चल रही है कि ज़िंदगी तो आपने भी काफ़ी देख ली है, ऑब्वियसली आप जिस फील्ड में भी हैं, मतलब हर चीज़ को बड़ी बारीकी से भी नज़र लोगों, बल्कि इनफैक्ट लोगों की नज़र से बियॉन्ड देखते हो। चलिए, अच्छा लगता है आप ऐसी बातें करते हो तो अच्छा बताएंगे आप कि अगर हम ये कहें कि कोई सक्सेस होने का कोई फॉर्मूला है कि भाई कोई इंसान को अगर सक्सेस होना है लाइफ में तो उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, या कोई फॉर्मूला ही नहीं है? कैसे, मतलब किस बात को, इसको कैसे बैन करोगे? ये सारे क्वेश्चन सर ऐसे हैं कि इन सब में जो है 1-1 घंटे का टाइम चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता नहीं, फिर भी आप कॉपीराइट में आपको वन लाइनर में समझाते हो ना। आपने अब तो प्रेशर बना दिया। तो जैसे सबसे पहली बात तो आपको ये बता दूं कि कामयाबी के फार्मूले हमेशा उनके पास होते हैं जो कामयाब नहीं होते। मैं कामयाब नहीं हूँ, मेरे पास फार्मूला है। मैं कामयाब नहीं हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि, तो आप उस पॉइंट पे आते हैं कि फार्मूला होता है क्या। तो देखिए, आपके पास अगर 3 टंकियाँ हैं, एक 25% भरी हुई है, एक 50% भरी हुई है, और एक 75% भरी हुई है, 3 टंकियाँ हैं। अब आपके हाथ में है नल। आप उस नल से अगर 75% पहले से भरी हुई टंकी है उसको भरेंगे तो जल्दी भर जाएगी। यही ज़िंदगी पे लागू होता है। हमारे अंदर कौन सा टैलेंट पहले से ज़्यादा है, हमें उसे आगे बढ़ाना चाहिए। सही। देखिए, अब सिंपल सी बात है, ये चीज़ उन्होंने 3 इडियट में भी बताई है, लेकिन ये बताना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। सचिन तेंदुलकर को भी बड़ी मतलब आसानी से पता नहीं चला था कि वो क्रिकेट अच्छा कर लेगा। अल्बर्ट आइंस्टीन को बड़ी आसानी से पता नहीं चला था कि वो फिजिक्स में इतना आगे जाएंगे। किसी भी मछली को ये पता नहीं चलता है कि वो बहुत अच्छा तैर सकती है। ये पता करना, लोग कहते हैं कि भाई आप जिसमें आगे हो पहले से उसमें आगे जाइए। अरे हम किस में आगे हैं ये पता करना ही बड़ा मुश्किल है आजकल। क्योंकि देखिए, ये बड़ी मैं नेगेटिव बात बोल रहा हूँ आपसे, ये बड़ी नेगेटिव बात है, क्योंकि जनरली आपने सुना होगा कि हर इंसान में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। ये बहुत बड़ा झूठ है। अच्छा, बहुत बड़ा झूठ है। हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे रहते हैं जिनमें कुछ भी स्पेशल नहीं होता,
अब ये मतलब मैं नेगेटिव बात बोल रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसको काट देना, ठीक है, बड़ी नेगेटिव बात है कि हज़ारों लाखों लोग होते हैं। अब कहते हैं आप में जो स्पेशल है वो कीजिए। अरे भाई, हज़ारों लाखों लोगों में तो कुछ भी स्पेशल नहीं है, हो सकता है मैं भी उनमें हूँ, मैं अपने आप को भी नहीं गिन रहा। सही। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में, मेजॉरिटी ऐसी होती है जो बहुत अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सकते, जो बहुत अच्छी फोटोग्राफी नहीं कर सकते, जो बहुत अच्छा कुछ भी नहीं कर सकते, वो एवरेज है। तो एवरेज आदमी के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो भाई ये जो 3 इडियट वाली फिलॉसफी है ना कि आप जिसमें अच्छे हैं वो कीजिए, वो तो उनके लिए हो गई जो किसी में अच्छे हैं। जो किसी में अच्छे नहीं है, सब में एवरेज है, उनके लिए कोई फार्मूला नहीं है ना, तो वो बड़ा मुश्किल पड़ता है। सही। ये कहना बहुत आसान है कि आप उसमें जाइए जो जिसमें आप अच्छे हैं, अरे ज़्यादातर तो किसी में भी अच्छे नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक और भी इसी को कामयाबी को ही लेकर एक और सवाल है कि आजकल के दौर में लुक्स, इंसान का जो लुक्स है या उसकी जो लैंग्वेज है, जैसे कि इंग्लिश लोग बोलते हैं, तो ये कितना बड़ा रोल अदा करती है, या इसका कुछ रोल ही नहीं है? मतलब पर अगर आपके पास, आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, आप दिखते भी बहुत अच्छे हैं, तो क्या ये कुछ सपोर्ट करती है अपने सक्सेस के उस पड़ाव को हासिल करने के लिए? ये अक्सर देखिए, आपने देखा होगा कि लोग जब ऐसी आप बातें करते हैं, आप किससे भी पूछना है क्वेश्चंस, लोग ऐसी बातें करते हैं। ए था जो बहुत अच्छा दिखता था और बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था और बहुत इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी था, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और बी था जो अच्छा भी नहीं दिखता था, इंग्लिश भी नहीं आती, वो सक्सेसफुल हो गया। वो ए और बी का जो कंपैरिजन करते हैं ना, मैं इस तरह से कंपैरिजन नहीं करता हूँ। कंपैरिजन इस तरह से कीजिए, ए को भी उतने ही गुण दीजिए, मेरिट्स दीजिए, और बी को भी उतने ही दीजिए। बी भी होशियार है, ए भी होशियार है, और ए और बी दोनों होशियार हैं, लेकिन प्लस ए खूबसूरत भी है और इंग्लिश भी अच्छी बोलता है, उसका कम्युनिकेशन, तो ए आगे जाएगा। लेकिन करते क्या है, जब उसको खूबसूरत और कम्युनिकेशन स्किल वाला बनाते हैं, उसको मूर्ख पर कर देते हैं और इसको इंटेलिजेंट कर देते हैं, तो उसको जिता देते हैं। वो ज़बरदस्ती जिताते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो देखने में अच्छा नहीं है, ये प्रूव करने के लिए कि दिखने में खूबसूरती का कोई मतलब नहीं है। ये तो एक तरह का ज़बरदस्ती जिता रहे हो ना आप। सही। मैं इसका दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा बहुत सारी फिल्में बनती हैं जिसमें हीरो अच्छा नहीं दिखता, बहुत फिल्में ऐसी, सीरियल भी बने, हीरो अच्छा नहीं दिखता, और लेकिन फिर भी हीरो अपने गुणों से आगे जाता है। उस सीरियल को या फिल्म को लिखने वाले राइटर, उसको डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर, उसको प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूस, सारे सुंदर बीवियों से शादी क्यों करते हैं फिर? तो आपने केवल ये दुनिया को संदेश बनाने के लिए दिया है, खुद तो आप खूबसूरत बीवियों से शादी कर रहे हैं, खुद तो आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे खूबसूरत हों, तो फिर आप किसके लिए संदेश दे रहे हैं ये? सही। जवाब काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं आपके, मज़ा आता है सुनने में। नहीं मतलब मैं हाँ, तो नहीं जो सही, सोचता नहीं हूँ बता एक्चुअली, रहा हाँ, हूँ। मतलब मतलब एग्जैक्टली ये आप, जो ऐसी बातें करते हैं ना, मैं इस बात का जवाब नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ नकलीपन बता रहा हूँ कि अगर मैं ये कहता हूँ कि नहीं साहब खूबसूरती से कुछ नहीं होता, गुण होने चाहिए, लेकिन मैं अपना बेटा चाहता हूँ कि खूबसूरत हो, मेरी बीवी चाहता हूँ कि खूबसूरत हो, मेरे दोस्त खूबसूरत हो, तो मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में खूबसूरती को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी बीवी खूबसूरत आए और मेरे बच्चे खूबसूरत हों, तो फिर और वही आदमी ये ज्ञान देता है कि खूबसूरती से कुछ नहीं होता। ये चीज़ मैं इस चीज़ का वो कर रहा हूँ, इस चीज़ के खिलाफ। इस चीज़ के खिलाफ बोल रहा हूँ मैं। अगर रिश्तों को लेकर अगर मैं दोबारा बात करूं आपसे, तो क्या ज़रूरी है कि रिश्तों में को निभाने के लिए झूठ भी बोला जाए? अब देखिए, इसमें भी मैं ये भी मेरा एक, मैंने ये बात किसी से कही थी पहले कि आप झूठ, अब मैं रिश्तों की फिर उन्हीं दोनों की बात लूँगा, दो दोस्तों की लूँगा और हस्बैंड वाइफ की लूँगा। हस्बैंड वाइफ में कई बार झूठ बोलते हैं, दोस्तों में कई बार झूठ बोलते हैं। हर बार इसलिए झूठ नहीं बोलते कि हम झूठे आदमी हैं, क्योंकि आप में सच को सहन करने की ताकत नहीं है, हम इसलिए झूठ बोल रहे हैं। हम आपको बचा रहे हैं क्योंकि आप सहन नहीं कर पाते ना, आप समझ नहीं पाते। तो कई बार इंसान झूठ आपके भले के लिए बोल रहा होता है। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, तुमने झूठ बोला। अरे तुमने झूठ इसलिए बोला कि तुम सच सहन नहीं कर सकते थे, तुम ताकत पैदा करो ना सहन करने की सच को। हम बोलेंगे सच। ज़्यादातर झूठ इसलिए बोले जाते हैं कि लोग सच सुनना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, सही। फिर कहते हैं तुम झूठ बोलते हो। चलो इस बात को भी मान ही लेते हैं। नहीं मान के नहीं, आप नहीं मानते तो बताइए, तो बात करते नहीं हैं। नहीं बिल्कुल, मतलब कहीं कहीं ना कहीं आप बात तो ठीक बोल ही रहे हैं वैसे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि झूठे लोग होते ही नहीं है, झूठे लोग भी होते हैं। ऐसे भी वो एक टर्म है, मुझे याद नहीं आ रही इस समय,
कि वो फालतू में भी कई झूठ बोलने वाले लोग हैं दुनिया में, जो फालतू में झूठ बोलते हैं, वो तो गलत है। लेकिन जो रिश्तों में झूठ बोले, आपने रिश्तों की बात कही हाँ, ना, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने स्पेसिफिक रिश्तों की बात हाँ, की। बिल्कुल। तो रिश्तों में दो दोस्तों का रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, भाइयों का रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता है, इनमें जो झूठ बोले जाते हैं वो ज़्यादातर तब बोले जाते हैं जब सामने वाला सच को समझने के लिए तैयार नहीं है। हमें पता है, तो हमें जब पता है तो हम पहले सच बोलें, फिर तो झूठ बोल नहीं पाएंगे, और सच वो समझेगा नहीं, तो हम झूठ बोल देते हैं। नहीं, ये बहुत काफ़ी जो सवालात थे, चाहे वो आपके प्रोफेशन को लेके हो या कुछ ऐसी जो ज्ञान वाली चीज़ें हैं, लोग जो जो दुनियाओं में लोग समझने की कोशिश करते हैं, काफ़ी सारी बातें आपने बड़े विस्तार से तो नहीं पर बहुत ही क्लैरिटी से दी है, मज़ा आया सुनकर। चलिए, अच्छी बात है। हाँ, तो विनय जी, बहुत अच्छा लगा आपका ये कन्वर्सेशन, बहुत अच्छी सारी आपने हमसे बातें करी, और उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आया होगा हमारे पॉडकास्ट में बिल्कुल, आने आपके का। क्वेश्चंस जो है तो हाँ, मतलब ऐसे थे कि सोचना पड़ रहा था मुझे हाँ, कि तो क्या हाँ, इसका, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्या है, उस उधर बोलो तो भी गड़बड़ हो रहा था, इधर बोलो तो भी गड़बड़ हो रहा था, कई ऐसे क्वेश्चंस थे आपके। हाँ, जो दिमाग में थे वो हमने पूछे हैं, क्योंकि एक कन्वर्सेशन था ऑब्वियसली। खास बात तो ये थी कि आपका जो एडवर्टाइजिंग जो फील्ड है उसको जानना मकसद था। काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई, क्योंकि लोगों को पता चले कि कितना एक हार्ड वर्क है, कि एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं तो उसके पीछे कितना क्रिएटिविटी है, कितना दिमाग है, कितनी मेहनत लगती है। तो मकसद ये था लोगों को, तो उम्मीद है कि लोगों को पता चला होगा। और तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका यहाँ तक पॉडकास्ट देखने का, और उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई होगी। अब हम दूसरे वीडियो में किसी नए गेस्ट के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विनय जी, थैंक यू वेरी ओके। मच।